So till now we talked about इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं. आई गेव यू एन ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, कि ये एशिया पैसिफिक रीजन में एक्सपांड कर रही है, राइट. ऑलरेडी 8 कंट्रीज में एक्सपांड कर चुकी है. एंड दूसरी चीज, मेरे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर ये 8 कंट्रीज में पहुंची है तो कैसे पहुंची है. देखिए, अर्न आउट डील कुछ ऐसी टर्म्स हो सकते हैं आपकी डील में जो कि कंडीशनल होती हैं, जो कि कंटिंजेंट होती हैं, कि अगर ऐसा हुआ तो ये भी कर देंगे, ऐसा हुआ तो वो भी कर देंगे. Hello everyone, welcome to PW Skills Finance and welcome to our investment banking series. अभी तक हमारी इस फंडामेंटल्स ऑफ IB सीरीज में हमने काफ़ी सेशंस कवर कर लिए हैं एंड आई बिलीव बाय नाउ अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो यू आर प्रिपेयर्ड एंड ग्रूम्ड इनफ कि आज हम नेक्स्ट गियर लगा सकें अपनी इस सीरीज में. सो टिल नाउ वी टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं. आई गेव यू एन ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है, क्या इंफ्रा है अभी मार्केट में. देन वी टॉक्ड अबाउट ECM, DCM एंड प्रोसेसेस भी हमने डिस्कस किया, राइट. सो दैट्स ऑल दैट वी हैव बीन डूइंग सो फार एंड नाउ आई बिलीव दैट यू आर प्रिपेयर्ड इनफ कि हम एक पूरे डील को एंड टू एंड समझने के लिए तैयार हैं, पूरा इन्वॉल्व होकर के, पूरा इसको फील करके कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील किस तरह से की जाती है, राइट. तो ECM DCM के प्रोसेसेस हमने उन लेक्चर्स में कवर कर लिया. आज मैं एक M&A डील की तरफ जाना चाहूंगा एंड फॉर दैट मैटर टुडे आई विल बी गेटिंग इनटू अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिकॉज ये फिर एक स्पेशलाइज्ड डील हो जाती है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग. सो हियर आई एम विथ अनदर सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोसेस एंड डील स्ट्रक्चरिंग, कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है एक पर्टिकुलर प्रपोजल लेकर के, किस तरह से इस डील की स्ट्रक्चरिंग की जाए, कैसे इसका वैल्यूएशन की जाए, कैसे नेगोशिएशंस होने चाहिए एंड हाउ डू यू फाइनली क्लोज द डील. ऑल ऑफ दिस इन वन सिंगल सेशन टुडे राइट नाउ. आर यू रेडी, एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं. सो व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. एज आई सेड, आज हम समझेंगे IB का पूरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस, राइट, कि कैसे IB की जर्नी, एक ट्रांजैक्शन की जर्नी शुरू होती है एंड ऑल द वे अंटिल कंप्लीशन, पूरी क्लोजिंग कैसे होती है, उसकी डील की स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है. वी विल अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट कंसिडरेशंस जो एक डील को अफेक्ट करते हैं. देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज, राइट. अभी तक मैंने वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की है बट टुडे आई एम गोइंग टू डू दैट, राइट, बिकॉज एक डील करनी है तो वैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा. सो विल टॉक अबाउट दैट. देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी चेंजेस, राइट. आपको ये भी समझ में आएगा कि अच्छा, अगर कोई डील हो रही है तो उसमें ये भी देखना पड़ता है कैसे सामने वाले को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, कैसे या तो सब्सिडरी क्रिएशन करनी पड़ती है सो दैट वी कैन मेक दिस अ प्रॉफिटेबल डील फॉर द बायर एज वेल एज द सेलर. ओके, तो इस पर भी हम बात करेंगे. एंड फाइनली पोस्ट डील इंटीग्रेशन, की एक बार डील हो जाती है तो उसके बाद देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैव टू फॉल इन प्लेस, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे, राइट. सो दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर टुडेज सेशन. अब आते हैं हमारी सिचुएशन पर. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट सिचुएशन जो कि आप एकदम रियल लाइफ में एज इट इज आपको मिल सकती है, राइट. तो आइए बात करते हैं. द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. हमारे पास एक टारगेट कंपनी है अभी. ओके, तो एक M&A डील में आपको पता है अगर एक एक्विजिशन हो रहा है, हम एक एक्विजिशन की अभी डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसमें 2 पार्टीज होती हैं. एक होती है एक्वायरर कंपनी जो खरीद रही होती है और दूसरी होती है सेलर कंपनी जिसको हम टारगेट कंपनी भी बोलते हैं. ओके, तो टारगेट कंपनी का मतलब क्या हो गया? सेलर कंपनी जो बिजनेस बेचना चाह रही है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो ये कौन सी कंपनी है? दिस इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ टैक्स सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ओके, सो इसमें क्या चीजें हो रही हैं? ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन हियर, लेट अस टॉक अबाउट इट. ये कंपनी की शुरुआत हो रही है 2015 में. एकदम ग्रैन्युलर डिटेल्स में जाकर के ये सारी चीजें लिखी हैं सो दैट यू कैन हैव दैट इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इस कंपनी की एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये कंपनी ने आज तक किया क्या है, इस कंपनी में क्या है, एंड फिर आगे चलकर हम बात करेंगे कि इस कंपनी को चाहिए क्या इस डील से, राइट. सो दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 2015 बाय IIT ग्रेजुएट्स. अब एक स्टार्टअप कंपनी है, राइट, एंड इट इज फाउंडेड बाय IIT ग्रेजुएट्स. सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ इस तरह का सिचुएशन हमको मार्केट में देखने को मिलता है. देन इसमें कौन है? फर्स्ट इज राजेश एंड अनदर वन इज
Priya, who established this company called Tech Solutions to serve mid-market enterprises. So they have enterprise clients. इनके पास IT services का काम होता है. Mid-market enterprises यानी कि medium businesses. Okay. So what is the business focus area for this particular company? ये कंपनी करती क्या है? It is into custom software development. ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज देते हैं एंड दे हैव SaaS प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू क्लाइंट नीड्स. ओके, SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो कि क्लाइंट को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दे कैन जस्ट यूज द इंटरनेट एंड एक्सेस योर सॉफ्टवेयर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन फी. ठीक है, तो इस तरह से यू हैव सम प्रोडक्ट्स दैट इज सर्विंग द क्लाइंट्स इन द IT सर्विसेज इंडस्ट्री. ठीक है, हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर. इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में है, विद ऑफिसेस इन पुणे एंड हैदराबाद ऑल्सो, जिससे वो अपनी रीजनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं. ओके, सो दे हैव सम डेवलपमेंट सेंटर्स इन पुणे एंड हैदराबाद एज वेल. ओके, नो प्रॉब्लम. देन वी हैव वर्कफोर्स स्ट्रेंथ दैट इज एम्प्लॉइंग ओवर 850 स्किल्ड सॉफ्टवेयर. इनके पास इंजीनियर्स हैं, इनके पास कंसल्टेंट्स हैं अक्रॉस वेरियस लोकेशंस. ठीक है, मतलब अच्छी खासी कंपनी है. दे हैव 850 प्लस एम्प्लॉइज. देन लेट अस टॉक अबाउट द ओनरशिप स्ट्रक्चर. द फाउंडर्स होल्ड 60% ऑफ द कंपनी एंड इसमें से 15% ESOPs में गए हुए हैं. एंड अर्ली इन्वेस्टर्स यानी कि जो शुरुआत में एंजल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया होगा, that is around 25%. Okay, so this is the breakup of the company's ownership structure. कि ये कंपनी का 100% कहाँ है, तो ओनर के पास कितने हैं? फाउंडर्स के पास 60% ओनरशिप अभी भी है. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द फाउंडर्स टेक स्प्लिट अमॉन्ग देमसेल्व्स, तो हमने देखा था कि 2 IIT ग्रेजुएट्स हैं, उनमें आपस में किस तरह का स्प्लिट है. राजेश के पास 35% है एंड प्रिया के पास 25% ऑफ द कंपनी इक्विटी है. फाइन, ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का बैकग्राउंड. अब जानते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल्स में. कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. सो इन द रिसेंट ईयर कंपनी हैड अ रेवेन्यू ऑफ 450 करोड़. ठीक है, तो करीब 54 मिलियन का कंपनी का टोटल रेवेन्यू है. एबिटा की अगर बात करें, कंपनी का एबिटा है कितना? 90 करोड़ का. 90 करोड़ का एबिटा है, इंडिकेटिंग अ 20% मार्जिन. फिर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है. ओके, मतलब अच्छी खासी कंपनी. तो IT सर्विसेज में है, एम्प्लॉयज के अलावा इनका ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, राइट. एंड क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हैं, ओके, एंड दे आर इनटू सर्विसेज, so they have a good profit margin. So net profit is 67.5 crores, showcasing a 15% margin, right? So this is the net profit margin. फिर रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करें तो 35% कैगर ओवर द लास्ट 3 years डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, राइट. तो 35% के रेट पर ये कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है on an average in the last 3 years, right? So that's a good number. And lastly, if you look at the client base, they are currently serving over 120 enterprise clients across key sectors. Okay, तो इनके पास 120 प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है. ओके, इनटू की सेक्टर्स, जैसे कि BFSI में कुछ क्लाइंट्स है, हेल्थ केयर में कुछ क्लाइंट्स है, रिटेल सेक्टर में कुछ क्लाइंट है. तो इस तरह से इनके मल्टीपल क्लाइंट्स है. ओके, सो दैट्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपनी के पास क्या नंबर्स हैं दिखाने को. ओके, ये नंबर्स को आप बिल्कुल अच्छे से समझिए और फील कीजिए कि कंपनी कितनी बड़ी है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे चलकर वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कंपनी का करना क्या है. ओके, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट सम की स्ट्रेंथ्स एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस. मतलब कंपनी में ऑफ कोर्स कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी एंड कंपनी में कुछ चैलेंजेस भी होंगे, तो दोनों ही चीज को आप एड्रेस करते हैं. सबसे पहली चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटीज. तो ये तो कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई कि कंपनी के पास AI ML में एकदम एक्सपर्टीज है, क्लाउड माइग्रेशन में ये एक्सपर्ट्स है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इनके पास एक कॉम्पिटिटिव एज है. तो मतलब टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से ये कंपनी स्ट्रॉन्ग एक एज रखती है मार्केट में, राइट. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दे हैव अ रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल. ये इंपॉर्टेंट चीज है. इफ दे हैव अ रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल यानी कि सेल्स के टर्म्स में कंपनी के पास स्टेबिलिटी है, राइट. कंपनी के क्लाइंट्स जो है एकदम से चले जाएंगे, इस बात का डर
एक बायर को कम होगा, राइट? सो दे हैव अ रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल. 70% ऑफ देयर रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट? तो जब हम कंपनी को बेचने जाएंगे तो ये हमारा एक पिचिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट? कि इनके पास स्टेबल रेवेन्यू है. थर्ड थिंग इज हाई क्लाइंट रिटेंशन रेट, मतलब क्लाइंट भी बिल्कुल खुश है, छोड़ के नहीं जा रहा है. वी यानी कि द कंपनी हैज अ 95% रिटेंशन रेट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, राइट? तो 95% से ज्यादा तो और अच्छा क्या ही लोगे आप, राइट? देन दे हैव अ प्रोप्राइटरी SaaS प्लेटफॉर्म, राइट? इनके पास खुद का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है जिससे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपनी सर्विसेज देते हैं, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर देयर क्लाइंट्स. ओके, तो ये एक प्लेटफॉर्म इन्होंने SaaS प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है विच इज प्रोप्राइटरी, इन्होंने खुद डेवलप किया है एंड जिसके बेसिस पर ये आगे सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को. ओके, लीडरशिप एक्सपर्टीज, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम विथ एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज, यानी कि इनकी जो लीडरशिप टीम है, जो टॉप मैनेजमेंट है या जो इनके जो क्रूशियल एम्प्लॉयज है, इनके पास बिल्कुल बढ़िया एम्प्लॉयज है. दे हैव अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय या पर्सनल एज वेल. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल, लिमिटेड इंटरनेशनल प्रेजेंस. हाँ, तो ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये चैलेंजेस है. ओके, तो मतलब इनका जो बाहर से ओवरसीज से जो रेवेन्यू आता है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली हाउ मच, 15% ऑफ देयर रेवेन्यू. अगर ये परसेंटेज जो बाहर से रेवेन्यू आ रहा है ये जब अगर बढ़ता है, राइट? तो अभी जैसे TCS, विप्रो, HCL ये सबका ज्यादातर रेवेन्यू बाहर से आता है, तो इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, राइट? इनके मार्जिन्स बढ़ते हैं. तो ये भी जब अपना ये 15% बढ़ा करके 25, 30, 40% कर लेगा तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है. अभी इसकी बॉटलनेक क्या है, अभी इस कंपनी की चैलेंजेस क्या है कि अभी इनके पास सिर्फ 15% का जो रेवेन्यू है वो बाहर से आता है, राइट? पहली चीज ये हो गया पहला चैलेंज. ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे. दूसरा चैलेंज क्या है? नीड फॉर कैपिटल. अब भाई ग्रो करना है, छोटी कंपनी है, राइट? अपने आप को ज्यादा स्केल करना चाह रही है, तो ग्लोबली स्केल करने के लिए इनको और पैसों की जरूरत है, विच इज वेरी ऑब्वियस, राइट? हर कंपनी को पैसे चाहिए होंगे. एंड द थर्ड चैलेंज दैट दे आर फेसिंग इज कंपटीशन चैलेंजेस, राइट? तो इनको जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि TCS, इन्फोसिस, इनसे बहुत ज्यादा कंपटीशन आता है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स दैट द कंपनी इज हैविंग, चाहे वो स्ट्रेंथ में आप गिन लो, चाहे वो आप इसके चैलेंजेस में गिन लो, राइट? पर यहां पर मैं कुछ और पॉइंटर्स आपको बताना चाहूंगा. अब यहां पर ये तो नहीं मेंशन्ड है कि कंपनी आगे चाहती क्या है, पर एक चीज मैं यहां बता दूं, कंपनी के पास जब ग्रोथ के लिए जाएगी कंपनी, जब इसको और ग्लोबली एक्सपांड होना है, जब इसकी टीम्स और बढ़ेंगी, तो आपको नहीं लगता कि अभी जो एग्जिस्टिंग इसकी टीम है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि बड़े स्केल पर इस कंपनी को मैनेज कर ले, राइट? तो इनको एक ऐसे प्रोफेशनल सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी ताकि ये अपनी कंपनी को स्केल कर पाए, राइट? एक 850 की कंपनी और कल को मान लीजिए 5000 एम्प्लॉयज की कंपनी या 10,000 एम्प्लॉयज की कंपनी, तो इसके स्केल में बहुत बड़ा गैप है. एंड वहां पर इनको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि हमको कोई आके ये भी बताए कि भाई इतना बड़ा स्केल पर कंपनी मैनेज कैसे की जाती है, राइट? सो दैट इज समथिंग आई फील इसके लिए अभी राजेश या प्रिया अकेले इसके लिए कैपेबल नहीं होंगे, राइट? सो दैट ऑल्सो इज ऑल्सो वन पॉइंट विच आई विल कीप इन माइंड जब हम इसकी डील स्ट्रक्चरिंग करेंगे. ओके, सो अभी वो चैलेंज में भी नहीं आएगा, अभी वो स्ट्रेंथ में भी नहीं आएगा, अभी बस ऐसा है कि आगे चलकर इनको इस चीज की जरूरत पड़ेगी. ओके, फाइन. अब आते हैं एक्वायर की तरफ. तो अभी तक हमने क्या टारगेट कंपनी को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, राइट? हमने ये समझ लिया कि ये कंपनी करती क्या है, IT सर्विसेज में है, AI/ML में इसकी एक्सपर्टीज है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड माइग्रेशन, ये सब की सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है, राइट? फाउंडेड इन 2015. एंड फिर हमने इसके कुछ फाइनेंशियल्स देखे, 450 करोड़ का इसका रेवेन्यू है और 90 करोड़ का एबिटा है, राइट? तो ये अभी तक कुछ नंबर्स हमने कंपनी के बारे में देखे. अब बात कर लेते हैं एक्वायर के बारे में. ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि एक्वायरर यहां तक पहुंचे कैसे. ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये कंपनी के पास ही गए और डील खत्म हो गई, तो उस तक भी आएंगे. पर फाइनली ये कंपनी एक्वायर कौन करेगा, दैट इज डिजिटल डायनामिक्स PTE लिमिटेड. तो ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी सिंगापुर बेस्ड टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010. तो ठीक है, 2010 में सिंगापुर
में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। आज ये कंपनी क्या कर रही है? सो ये कंपनी का फोकस भी है स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो मतलब एशिया पैसिफिक में ओवरऑल इनका काम चलता है। इट इज अ पब्लिकली लिस्टेड एंटिटी। वाओ, ये एक लिस्टेड कंपनी है, राइट, ऑन सिंगापुर एक्सचेंज। तो इसका मतलब जो बायर है वो क्रेडिबल है, राइट, वो ट्रांसपेरेंट भी है और वो क्रेडिबल भी है। तो लिस्टेड कंपनी होने से हमको जो ड्यू डिलिजेंस है हमारे एंड से वो थोड़ा इजी हो जाता है, राइट, बिकॉज इसके बारे में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिकली मिल जाएंगी। देन मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप काफी स्ट्रांग है एट 2.5 बिलियन। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये कंपनी बहुत ही सॉलिड है, बिकॉज ये कौन होगा? ये बायर होगा। एंड बायर का फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट कैसा है? भाई इसके पास इतने पैसे भी है कि नहीं कि ये मेरी कंपनी को खरीद सके, राइट, या एक बार जैसे ऐसे कोट करके पीछे हट जाएगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये कंपनी बैकआउट नहीं करेगी, या इस कंपनी की क्या स्टैंडिंग है मार्केट में, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हियर। एंड देन इफ यू लुक एट द वर्कफोर्स, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, राइट, दैट इज एम्प्लॉयज ओवर 5,000 प्रोफेशनल्स, राइट। सो विच इज कितना? हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका 5 गुना से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास, ओके। एंड 5,000 प्रोफेशनल्स स्पेनिंग अक्रॉस 8 कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अब ये नंबर वैसे तो एम्प्लॉयज का है, पर इससे मुझे एक और इनपुट यहां से मिल रहा है कि इस कंपनी के पास एक तो मोटिव है कि ये एशिया पैसिफिक रीजन में एक्सपांड कर रही है, राइट। ऑलरेडी ये 8 कंट्रीज में एक्सपांड कर चुकी है। एंड दूसरी चीज, मेरे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर ये 8 कंट्रीज में पहुंची है तो कैसे पहुंची है। अगर कुछ कंपनीज में एक्विजिशन करके घुसी है जैसा ये इंडिया में प्लान कर रही है, तो अब मेरे पास क्या आ गया? एक प्रेसिडेंट आ गया कि इसने पहले कैसी डील्स की, कैसे एंटर किए, कैसे वहां पे परफॉर्म कर रही है, राइट। तो किस तरह का मैनेजमेंट का ओवरव्यू था। तो ये सारी चीजें अब मुझे यहां से आइडिया लगनी शुरू हो गई कि इस कंपनी में क्या चीजें हो रही हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी एक्वायरर कंपनी की कुछ डिटेल्स। ऑलराइट, तो अभी तक आई बिलीव आपको सिचुएशन समझ में आ रही है कि इस केस स्टडी में क्या हो रहा है, राइट। हमने बायर के बारे में देखा, हमने सेलर के बारे में देखा। अब बात करते हैं सेलर के मेन रीजन के बारे में कि सेलर को करना क्या है, सॉरी बायर को करना क्या है, राइट। व्हाट इज द बायर लुकिंग फॉर? तो बायर अपने रीजंस लिख रहा है। फर्स्ट इज दे वांट टू एक्सपांड देयर प्रेजेंस इन इंडिया। तो मतलब इनको अपने एशिया पैसिफिक रीजन में इनको पूरा अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना है, इनको एक्सपांड करना है। बिकॉज एंड ऑल्सो इंडियन मार्केट इज ऑल्सो अ ग्रोइंग मार्केट, राइट। सो दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग इंडियन मार्केट। इनको अपना बिजनेस बढ़ाना है। वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस। दूसरी चीज, एक्सेस टू स्किल्ड टैलेंट। इनको हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव टैलेंट चाहिए, जिसका एक तरीका यह है कि एक इंडिया की एक कंपनी को ये खरीद ले, राइट। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग इज एनहेंस AIML कैपेबिलिटीज, राइट। तो हमारी जो इंडियन कंपनी है उनके पास क्या है? उनके पास AIML में एक्सपर्टीज है। तो अब ये कंपनी इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करती है तो AIML वाले एरिया में इनको वो एज मिलेगा, राइट। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AIML, ये सब एरियाज में इनको वो एज मिलेगा। देन इफ यू टॉक अबाउट क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारी इंडियन कंपनी है वो भी इसी रीजन में काम कर रही है एंड इस सिंगापुरियन कंपनी को भी इसी रीजन में एक्सपांड करना है। तो एक तो इनके पास जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, राइट, उनको ये अब और सर्विसेज सेल कर पाएंगे, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा। तो इनके पास एक ही क्लाइंट को आज वो मान लीजिए एक सर्विस दे रहे हैं तो कल वो दूसरी सर्विस भी पिच कर सकते हैं। तो दे विल हैव क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इन द APAC रीजन, राइट। तो दोनों ही तरफ से होगा, वो उनके क्लाइंट्स को भी और उनके क्लाइंट्स को भी अपनी अपनी सर्विसेज पिच कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा? इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हमको यहाँ पे सिनर्जी देखने को मिल रही है कि जब ये दो कंपनीज अगर एक्विजिशन होता है तो इससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, राइट। एंड देन लास्टली वी कैन टॉक अबाउट एक्सीलरेटेड ग्रोथ वाया SaaS, ओके। सो ये अपने क्लाइंट्स को जो इनके जो SaaS प्लेटफॉर्म है, राइट, उसकी सर्विसेज दे पाएंगे जिससे इनकी ग्रोथ और एक्सीलरेट होगी, राइट। सो दे कैन यूटिलाइज द SaaS प्लेटफॉर्म ऑफ टेक सॉल्यूशन, जो कि हमारी इंडिया बेस्ड कंपनी है, जिससे उनकी ग्रोथ और बढ़ेगी, राइट। तो मतलब ये खुद भी इनका प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द रेशनाले कि ये कंपनी क्यों ढूंढ रही है एक
सेलर को, राइट, या फिर इंडिया में ये एक्विजिशन क्यों करना चाह रही है. तो वी गॉट सम रीजंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट इन जनरल. अब देखिए, आपको एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इस पर्टिकुलर मार्केट में कोई डील करवानी है तो आपको पहले मार्केट का आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, राइट. तो विल टॉक अबाउट दैट. तो इंडियन आईटी सर्विसेज मार्केट की अगर बात करें, मार्केट साइज स्टैंड्स एट 245 बिलियन विद एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8 to 10%. तो 8 to 10% से ओवरऑल इंडियन आईटी सर्विसेज मार्केट इज ग्रोइंग. देन द ग्रोथ रेट इज अराउंड 8 to 10%. ओके, फाइन. इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डिजिटल सर्विसेज, राइट. तो इसकी नीड तो अब डेफिनेटली बढ़ेगी, ये तो बढ़ती ही रहेगी, राइट. देन देर इज अ गवर्नमेंट पुश, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वाया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स. तो इंडिया में अगर आकर कोई डिजिटल इंडिया रिलेटेड काम कर रहा है, राइट, तो उसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है. देन M&A activity in IT services, 8.5 billion in M&A volume in 2024, showcasing increased consolidation in the sector. तो अभी अगर मैं स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई ये तो हो गई इंडस्ट्री की बातें कि भाई इंडस्ट्री में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, अभी डिमांड लगातार बढ़ रही है, इंडस्ट्री भी 8-10% से ग्रो कर रही है, ये अच्छी बात है, राइट. एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, राइट, इसको भी सपोर्ट कर रही है, राइट. देयर इज ऑल्सो अ टेक टैलेंट पूल करेंटली अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको ये कंपनी अब लेवरेज कर पाएगी. तो अगर वो इंडिया में आती है तो ये पूरा इकोसिस्टम का बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा, राइट. सो दैट इज द एडवांटेज फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. अब एमएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इंडियन आईटी सेक्टर में कितने का एमएनए वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, करीब $8.5 बिलियन का इन 2024. एंड हमको क्या इंक्रीज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, राइट. तो मतलब एक दूसरे के प्लेयर्स, जो एक टाइम होता है जब ग्रोइंग स्टेज में कोई इंडस्ट्री होती है तो बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में कूद जाते हैं. एंड फिर कंसोलिडेशन फेज वो होता है कि अब इतने सारे प्लेयर्स तो मार्केट में टिक नहीं सकते, तो एक दूसरे को एक्वायर कर रहे होते हैं, कोई मर्जर कर रहा होता है, राइट. तो इस तरह की चीजें मार्केट में देखने को मिलती है. तो इस वाले सेक्टर में एमएनए एक्टिविटी है, ओके, वहां पर वॉल्यूम्स है. फिर इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशंस, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, स्पेशली पर्टिकुलरली एपैक कंपनीज में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. तो यानी कि ये डील जो हो रही है इस हवा में ही हो रही है, राइट, कि अभी ऐसा हो रहा है ऑलरेडी बहुत सारा, तो ये कंपनी भी करेगी तो बढ़िया, राइट. मतलब दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट. देन वैल्यूएशन मल्टीपल्स, अभी मार्केट में भाव कैसा चल रहा है, राइट. वैल्यूएशन मल्टीपल्स इज 15 to 25 PE और 4 to 8 times ऑफ EV रेवेन्यू फॉर ग्रोथ कंपनीज, ठीक है. तो ये वैल्यूएशन चल रहे हैं नॉर्मली इन द इंडस्ट्री. अब अपनी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी वो तो हम करके देखेंगे, ठीक है. एंड सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरमेंट, so that there is favorable regulatory environment for foreign investments in the IT space. तो IT सेक्टर में एटलीस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हर्डल्स नहीं है, राइट. सो दिस इज अनदर गुड पॉइंट दैट वी कैन कंसिडर, ठीक है. तो टिल नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज जस्ट द सिचुएशन. अभी तक मैंने बस आपको कॉन्टेक्स्ट बताया है कि सिचुएशन क्या है, इसके आगे हमने अभी तक कोई बात नहीं की है. तो क्या आपको बिल्कुल सिचुएशन क्लियर है? एक बायर है, एक सेलर है, हमने दोनों की डिटेल्स को कंसिडर कर लिया. एंड अभी हमने ये भी देख लिया कि अच्छा मार्केट में क्या चीजें हो रही हैं, राइट. तो मार्केट में डील्स हो रही हैं. अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर कि करना क्या है. ये तो बताओ करना क्या है, राइट. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट नाउ. व्हाट इज द टास्क दैट वी आर गेटिंग इनटू. तो अब टैक्स सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होगा हमारा क्लाइंट, राइट. एंड जब आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका काम क्या है. आप सेल साइड में काम कर रहे हो या बाय साइड में काम कर रहे हो. तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो आपके क्लाइंट को क्या करना है. आपके क्लाइंट को स्टेक बेचना है. अच्छा, मैंने वैसे वो चीज अभी तक बताई नहीं है. पॉइंट इज कि आपके क्लाइंट को स्टेक बेचना है, ओके. एंड उनकी कुछ प्रेफरेंसेस भी है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे बेचना है, कितने में बेचना है, राइट. तो वो सब भी वो बताएंगे. पर अल्टीमेटली आप किसके लिए काम कर रहे हो? एक ऐसी कंपनी के लिए जिसको अपना स्टेक बेचना है, राइट. कंपनी को ग्रो करना है, ओके. तो आइए देखते हैं क्लाइंट ओवरव्यू. टैक्स सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन अ सेल साइड मैंडेट टू एनहेंस मार्केट प्रेजेंस. तो हमारे क्लाइंट को क्या करना है? हमारे क्लाइंट को अपनी मार्केट की प्रेजेंस बढ़ानी है. तो हमारा इसमें क्या रोल रहेगा? हमारा एंगेजमेंट का स्कोप क्या है? हमको क्लाइंट बोल रहा है कि आप हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ. अब आपसे मेरा मतलब क्या है?
ओके, क्या मैंने यहाँ पे किसी कंपनी का नाम लिखा है? नहीं लिखा है। तो अब मान लीजिए आप हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम में एक मेंबर एंड आप हैं मान लीजिए एक्सिस कैपिटल में, ठीक है? तो आप अपने आप जो आपके बेस्ट फॉर्मल सूट है वो पहन करके बैठ जाइए अभी वीडियो देखते वक्त, ओके? आपको फील आनी चाहिए। सो यू आर दैट मेंबर ऑफ दिस टीम जिसको एक्सिस कैपिटल को ये मैंडेट मिल रहा है एंड आपको एंगेज किसने किया है? टैक्स सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। किस लिए किया है? क्या करना है आपको? आपको देनी है स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी, ओके? आपको ये इवैल्यूएट करना है कि कंपनी के पास आज ग्रो करने के क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट। उसके बाद और क्या करना है? आपको ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन भी करवाना है जिससे कंपनी को मैक्सिमम वैल्यूएशन मिल सके। तो दो पार्ट है, ठीक है? एक काम करते हैं, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी की, कि कंपनी को क्या करना है। तो अब आप ही मुझे बताइए कि कंपनी जो टैक्स सॉल्यूशंस इंडिया है उसने आकर बस इतना बोला है कि हमको हमारी प्रेजेंस बढ़ानी है मार्केट में, राइट? एक तो ये करना है उनको, और दूसरा वो ये भी चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे एक और मैंडेट लिख देता हूँ। वो चाह क्या रहे हैं? वो चाह रहे हैं कुछ स्टेक सेल करना, जो फाउंडर्स हैं वो स्टेक सेल करना चाह रहे हैं ताकि वो खुद की पर्सनल वेल्थ थोड़ी बढ़ा सकें, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर एक एड ऑन कर दिया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी की कि भाई एक तो हमको ग्रो करना है, तो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो अटक गए हैं, लिमिट हो गए हैं, राइट? तो उनको कैपिटल चाहिए, उनको ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस चाहिए। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो कंपनी के जो फाउंडर्स हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत स्टेक हम अपना सेल करें ताकि खुद की पर्सनल वेल्थ भी थोड़ी बहुत बना सके, राइट? तो दिस इज अनदर पॉइंट दैट दे आर वेडिंग। अब आपको क्या करना है? आप बताओ, आपके पास क्लाइंट आकर के बैठा है, आपको बताना है, आपको एडवाइस करना है क्या करना है। आप वो ये नहीं बोल रहे कि हमारी कंपनी बेच दो, वो ये नहीं बोल रहे हैं। वो उन्होंने बस इतना बोला कि हम कुछ पैसा कमा सकते हैं क्या, आप बताइए। तो आप उनको क्या स्ट्रेटेजिक एडवाइस दे सकते हो? आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? एक ऑप्शन तो देखिए सीधी सी बात है, आप बेच दो कंपनी। आप कंपनी बेच दो किसी स्ट्रेटेजिक बायर को, और आपकी जो कंपनी है वो भी ग्रो हो जाएगी, और आपका जो स्टेक सेल है, आपकी जो पर्सनल वेल्थ है वो भी हो जाएगा, राइट? तो मतलब आप किसी अगर बड़ी कंपनी को बेच देते हो तो अब उसमें देखिए कुछ कंडीशंस है, आपको रहने की नहीं रहना वो भी हमको देखना पड़ेगा, राइट? आपको अगर काम करना है तो उसके अगेंस्ट भी कंडीशंस रखी जा सकती हैं, और अगर आपको नहीं करना है, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को बेच बाच के सब निकल जाना है, मेरे को मतलब ही नहीं है कंपनी कहाँ जा रही, तो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है। बट ठीक है, नॉनदलेस उस पर भी हम आएंगे कि उनको क्या करना है। पर अभी हम ये बात कर लेते हैं कि कंपनी के पास ओवरऑल क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो यही हो सकता है कि भाई आप अपना सारा स्टेक बेच करके निकल जाओ। दिस इज वन ऑफ द ऑब्वियस ऑप्शंस जो आप कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आप अपनी पूरी कंपनी मत बेचो, आप पार्शियल सेल करो, राइट? एज आई सेड कि ये डिपेंड करता है उनको क्या चाहिए। पर हम हमारी तरफ से अगर एक एडवाइजरी का वो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो निकाले कि हम क्या क्या चीजें करवाते हैं, तो हम कंप्लीट सेल भी करवा सकते हैं, हम पार्शियल सेल भी करवा सकते हैं, राइट? आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो ये वो वाली चीज हो रही है कि हम अपना प्रोडक्ट खोल के दिखा रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज पार्शियल सेल। अब पार्शियल सेल में आप क्या कर रहे हो? जो फाउंडर्स हैं उनके पास एक स्टेक रहेगा, एक माइनॉरिटी स्टेक रहेगा, पर ज्यादातर आप किसी और कंपनी को सेल कर सकते हो, राइट? तीसरी चीज क्या हो गई? देयर कैन बी अ पी इन्वेस्टमेंट। अब पी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? यानी कि प्राइवेट इक्विटी से आप कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो जिससे फाउंडर्स को क्या मिल जाएगा? ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगा, जिस पर फिर वो अपनी को ग्रो करवा सकते हैं। अब ये फाउंडर्स डिसाइड करेंगे कि वो इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है या उनको कोई और भी चाहिए कि वो ऑनबोर्ड आ जाए और ग्रो करने में हेल्प करे, राइट? बिकॉज पी फर्म क्या आकर के आपके लिए फर्म चलाएगा? पी फर्म सिर्फ आपको पैसा दे सकता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि बस मुझे कहीं से पैसा मिल जाए, कंपनी मैं चला लूंगा, तो फिर ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, राइट? दैट इज वन ऑफ द वेज। तो ये हम अपने क्लाइंट को बता रहे हैं, हम टेबल पे अभी पेन एंड पेपर में बस एक रफली ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। एंड उसके बाद और एक तरीका क्या हो सकता है कि सर आप ऑलरेडी 450 करोड़ पे पहुंच गए हो, 850 एम्प्लॉयज हो चुके हैं आपके, राइट? थोड़ा सा और टाइम वेट कर लीजिए, कंपनी को थोड़ा और ग्रो होनी चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हम आपके लिए आईपीओ ही लेकर आ जाएंगे, राइट? सो ये एकदम इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, पर ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका वेल्थ बनाने में भी और
आईपीओ के लिए जाएंगे तो कुछ पैसा कंपनी में भी आएगा, राइट, फ्रेश इश्यूएंस के जरिए, तो उससे कंपनी भी ग्रो करेगी। तो ये ऑप्शन चाहते हैं तो आईपीओ भी एक ऑप्शन हो सकता है। सिंपल है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एडवाइजरी, जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी उन्होंने मांगी थी। दूसरी चीज क्या है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन भी हमको करवाना है, यानी कि अगर आप सेल के लिए हाँ भरते हो, आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है सेल करते हैं, आगे बढ़ो, तो फिर आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी, वैल्यूएशन भी आप ही करोगे, मार्केटिंग भी आप ही करोगे, प्रेजेंटेशंस भी आप ही दोगे, रोड शोज भी आप ही करोगे, राइट। तो सारी चीजें आपको करनी है। फाइनली नेगोशिएशन करके डील क्लोज कौन करवाएगा, हमको ही करवाना है, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको करना पड़ेगा, राइट। एक तो बायर ढूंढ ढूंढ के लाओ, राइट। अब उनमें से सिलेक्ट करो किसी एक को, फिर उनका पूरा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस देखो, ट्रांजैक्शन को एकदम पूरी जो डील की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी वो आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेगोशिएशंस होंगे, उसके बाद जाके डील क्लोजिंग होगी, राइट। तो ये सब में आपकी बहुत सारी मेहनत लगने वाली है। तो आप पहले से सोच कर रख लो भैया फीस कितनी लेनी है, राइट। बिकॉज फीस भी अब 2 पार्ट में मिलती है, राइट। तो उस पर भी मैं आता हूँ, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें मेहनत बहुत है। तो अब जब फीस कोट करोगे तो सोच समझ के करना। तो ट्रांजैक्शन का पूरा जिम्मा हमारा है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो आपको अचीव करने, जैसे कि मैक्सिमाइज वैल्यूएशन। तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं होती है, राइट। ये अंडरस्टूड है कि आप अपनी कंपनी को जब सेल करवा रहे हो तो आपके सारे एंडेवर इसी में रहेंगी कि आप कंपनी को मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा करवाओ अपने क्लाइंट को, राइट। तो आपको मैक्सिमम वैल्यूएशन दिलवानी है शेयर होल्डर्स को। आपको ये देखना है कि वो एक फिट बैठे। देखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक तो हो गया कि कोई भी पैसे वाले को मैंने कंपनी बेच दी, एक हो गया कि मैंने कल्चरल फिट देख करके कंपनी बेची। अब कल्चरल फिट देखना क्यों जरूरी है, अब मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी आ जाती है, उसके बाद ये सारे एम्प्लॉयज, ये जो पूरे मेरे 850 एम्प्लॉयज मैंने अभी तक लाए हैं, ये सब परेशान हो जाते हैं एंड ये सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो कंपनी तो वहीं खत्म ही हो गई ना, राइट। फाउंडर्स ने भी अपना स्टेक सेल कर दिया, एम्प्लॉयज भी सारे परेशान होकर के छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, राइट। तो कंपनी में हाहाकार मच जाएगा। तो दिस इज नॉट समथिंग जो राजेश और प्रिया चाहेंगे। वो चाहेंगे कि यार कोई ऐसा बंदा लेकर के आओ जो हमारी कंपनी की जो हमने वैल्यूज क्रिएट की हैं, जो कल्चर हमने बनाया है, उसको उसमें फिट बैठे, अरे राइट, अलाइन हो सके। दैट इज अनदर थिंग। फिर टैक्स एफिशिएंट टर्म्स होने चाहिए, राइट। आप इस तरह से डील करवाओ कि भाई हमारा बहुत ज़्यादा टैक्स में पैसा ना लग जाए। फिर कोई अगर रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह होने हैं तो वो सब बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। तो वो सब कुछ लिमिट्स, कुछ थ्रेशोल्ड्स देखने होंगे आपको कि अभी सेबी में फंस रहा है, कि आरबीआई में फंस रहा है, कि सीसीआई में फंस रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड फिर ये सब देखने के बाद आप देखोगे that there is confidentiality also maintained during the entire process, right। आप जब M&A डील करने जा रहे हो तो पहले ही अगर ये सब मार्केट में अगर न्यूज़ लीक हो जाए कि यार ये तो कंपनी बेच रहा है, तो कंपनी की बहुत बदनामी हो सकती है, राइट। एंड फिर फाइनली क्या पता जाकर के वो डील हो भी ना। तो जब ये डील की बातें हो रही होती हैं तब कोशिश ये रहती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए। ओके फाइन। तब आपको आपका मैंडेट समझ में आया कि आपको करना क्या है। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की कंस्ट्रेंट्स एंड कंसिडरेशंस इन एक्विजिशंस। ये हो गया थोड़ा सा ट्विस्ट वाला पार्ट। एक तो हो गया कि सर कंपनी बेचनी है, बिकवा दो। अब हम बात करेंगे कि सर कंपनी में राजेश को कुछ और चाहिए, प्रिया को कुछ और चाहिए, राइट। तो वो वाली बातें करते हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ प्रैक्टिकल सिनेरियो दैट यू आर गोइंग टू सी। तो चलिए देखते हैं फाउंडर के प्रेफरेंसेस क्या है। राजेश क्या चाहते हैं, राजेश चाहते हैं दैट ही वांट्स टू रिमेन द सीईओ ऑफ द कंपनी। मतलब अभी वो सीईओ हैं कंपनी के, वो फाउंडर भी है और वो सीईओ भी है। ओके, तो ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ सीईओ फॉर 2+ years पोस्ट एक्विजिशन। तो मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि मैं स्टेक बेच करके घर पे बैठ जाऊं। भले ही आप इक्विटी ले लो, राइट, मैं आपको स्टेक बेच रहा हूं, मैं वैसे तो पैसे वाला हो गया, पर सीईओ मेरे को रहना है अगले एटलीस्ट 2 साल तक। ओके, एटलीस्ट 2 years। तो ये राजेश का पॉइंट है। तो अब मेरे को ऐसा बायर ढूंढ के लाना होगा जो इस पॉइंट के लिए माने, राइट। नहीं तो राजेश जी नाराज हो जाएंगे। फिर प्रिया जी से पूछ लेते हैं उनको क्या चाहिए। प्रिया जी कह रही है कि सी इज इन द फेवर ऑफ कंप्लीट एग्जिट। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको काम वाम नहीं करना, उनको बस स्टेक बेचना है और निकल जाना है। हाँ, बट सी इज ओपन टू अर्न आउट डील्स। अब ये मैंने यूज कर लिया एक टेक्निकल टर्म।
अर्न आउट डील या फिर अर्न आउट अरेंजमेंट या फिर अर्न आउट मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, अर्न आउट डील कुछ ऐसी कंडीशनल पेमेंट्स हो सकती हैं, राइट? कुछ ऐसी टर्म्स हो सकते हैं आपकी डील में जो कि कंडीशनल होती हैं, जो कि कंटिंजेंट होती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये भी कर देंगे, ऐसा हुआ तो वो भी कर देंगे। मतलब वो ये कह रही है कि भाई एक तो सिचुएशन यही है कि मेरे को पैसे दे दो, आज ही खत्म, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, राइट? शेयर ले लो सारे, मेरे को कंपनी से फिर कोई लेना देना नहीं है। पर सी इज ऑल्सो सेइंग कि अगर कुछ अर्न आउट डील वगैरह होती है कि मान लीजिए पेमेंट फ्रेगमेंटेड तरीके से आएगा, राइट? कुछ अभी मिलेगा, कुछ 1 साल बाद मिलेगा, कुछ 2 साल बाद मिलेगा, या मेरे को 1 साल और काम करना पड़े, तो वो सब के लिए भी मैं ओपन हूं, राइट? आई एम नॉट लीविंग, मेरी कोई जिद नहीं है कि मुझे आज ही छोड़ना है, राइट? सो ये प्रिया जी का प्रेफरेंस है, राइट? वेरी रियलिस्टिक, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी वेरी रियलिस्टिक सिनेरियो, ओके? फिर फाउंडर्स और क्या चाह रहे हैं? दे प्रायोरिटाइज एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कंपनी कल्चर। ये एक अच्छे फाउंडर की निशानी है कि वो भले ही अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, पर वो ये नहीं चाहते कि यार जो हमने इतने एम्प्लॉयज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने एक फैमिली बनाई है उसको हम अगले ही दिन तोड़ दें, राइट? हम चाहते हैं कि उनका भी भला हो, जो मतलब नया जो भी मैनेजमेंट आए, जो भी ओनर आएगा, जो कंपनी को टेक ओवर करेगा, वो यार इन सबको अच्छे से ट्रीट करे। तो इनका वेलफेयर देखा जा रहा है। अब वेलफेयर देखा जा रहा है तो मतलब उनके लिए कुछ रिटेंशन पैकेजेस वगैरह हमको बनाने पड़ेंगे, ठीक है? फिर लास्टली देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर स्ट्रेटेजिक बायर ओवर फाइनेंशियल बायर। ये हर एक टर्म में ना एक स्पेसिफिक मीनिंग छुपा हुआ होता है। स्ट्रेटेजिक बायर कौन होते हैं? स्ट्रेटेजिक बायर होते हैं, अब जैसे कि किसी कंपटीटर को अगर मैंने कंपनी बेच दी, मैं इंफोसिस के पास चला गया, आप खरीद लो यार, मैं टेक महिंद्रा के पास चला गया, राइट? तो इस तरह से ये हो गए स्ट्रेटेजिक बायर्स, जो कि हमारी कंपनी को अपनी कंपनी में इंक्लूड कर लेंगे और हम दोनों सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी में। अब जरूरी नहीं कि मेरा कंपटीटर ही हो सकता है मेरा कोई अब वैसे सर्विसेज में तो सप्लायर होगा नहीं, पर हो भी सकता है, राइट? या कोई एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, राइट? तो इस तरह से कुछ स्ट्रेटेजिक बाय आउट हो रहा है, ओके? फाइनेंशियल बायर क्या होता है? फाइनेंशियल बायर हो गया जो आपको सिर्फ कैपिटल देगा और बिजनेस में उसको कोई मतलब नहीं, मतलब वो आपकी लाइन का नहीं है, ओके? वो टेक लाइन का है ही नहीं, उसका काम है पैसे लगाना। अब जैसे कि कोई पीई फर्म हो गई, तो ये हो गया फाइनेंशियल बायर। तो अब आप मुझे ये बताइए, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस, मेरे प्राइमरी टारगेट्स कौन होंगे? ऐसी कंपनीज होंगी जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं, और जो इस इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं लेकिन पैसा है उनके पास देने के लिए, तो वो मेरे सेकेंडरी टारगेट्स हो गए। अगर पहले टारगेट फुलफिल नहीं हो पाई बाई चांस, तो फिर हम इस फाइनेंशियल बायर के पास जाएंगे, ठीक है? अब आते हैं कुछ रेगुलेटरी एंड मार्केट कंसिडरेशंस में। और क्या चीजें देखनी है आपको? आरबीआई अप्रूवल देखना पड़ेगा। इट इज रिक्वायर्ड इफ डील साइज एक्सीड्स 100 मिलियन। तो अगर डील साइज 100 मिलियन के ऊपर जाता है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, राइट? तो ये क्राइटेरिया आ जाता है। अब ये देखना पड़ेगा कि कंपनी की ओवरऑल जो डील आनी है वो 100 मिलियन से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है? फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई में रिक्वायर क्लियरेंस। इसके भी कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं। अगर आपने सीसीआई एक्ट पढ़ा, आपने अगर सीए किया है, सीएस किया है, तो मेरे को सीएस में याद आ रहा है कि काफ़ी डिटेल्स में ये सब चीज़ें थी, इनफैक्ट सीए में भी था, राइट? तो वहाँ पर आपको ये सब थ्रेशोल्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? एंड अगर थ्रेशोल्ड ब्रीच हो रहा है तो सीसीआई के पास भी अप्रूवल लेने जाना पड़े। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर थ्रेशोल्ड से थोड़ा बहुत के लिए नीचे हो रहा है तो हम नीचे रखने की कोशिश करेंगे, राइट? कि ये सब लफड़े में ना फंसे। फिर सेबी रेगुलेशंस एप्लीकेबल इफ एक्वायरर इज लिस्टेड। तो सेबी रेगुलेशंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर एक्वायरर एक लिस्टेड कंपनी है। एंड स्ट्रॉन्ग एमएनए मार्केट 6 मंथ ट्रांजेक्शन टाइमलाइन प्रिफर्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब यह है कि अभी मार्केट में एमएनए की बढ़िया वेव चल रही है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, राइट? तो इस मार्केट में, इस इन्वायरमेंट में अगर हमको डील मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो फाउंडर ये बोल रहे हैं कि यार 6 महीने में अगर डील क्लोज हो जाए ना तो ये हमारी प्रेफरेंस रहेगी, बिकॉज अभी मार्केट में फेवरेबल वैल्यूएशंस मिल रही हैं, राइट? तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि हमको यही मिले, राइट? गॉट द पॉइंट? एंड इनफैक्ट यहां पे और भी चीजें आएंगी। अब जैसे कि जब आप
टैक्स वगैरह देखने जाओगे तो आप फिर टैक्स वाले एंगल से भी सोचोगे कि अच्छा इंडिया और सिंगापुर के बीच में कुछ ट्रीटी है क्या, उसका कुछ बेनिफिट अपने को मिल सकता है क्या, राइट। अब ये मार्केट टाइमिंग वाला एंगल तो आ ही जाता है, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अब अभी जैसे कि हम रिसेंट जो फाइनेंशियल है कंपनी का, वो हमने देखा कि कंपनी ने 450 करोड़ कमाए थे, राइट। कंपनी का एबिटा पॉजिटिव है, कंपनी की नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है। तो अगर देखिए इंडस्ट्री तो बढ़िया कर ही रही है, पर कंपनी भी तो आज बढ़िया कर रही है ना। आज अगर मैं इस कंपनी की पोजीशन देखूं कि अच्छा पिछले साल कैसा गया था, बहुत बढ़िया गया था, राइट। तो ये नंबर हो सकता है मेरे पास दिखाने के लिए नेक्स्ट ईयर ना रहे, राइट। नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल शायद थोड़े से कम हो जाए तो मेरी वैल्यूएशन गिर जाएगी। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखना जरूरी है कि कंपनी को वैल्यूएशन जो है या जो सेल जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, राइट। एंड फिर आपको बायर का भी तो मूड देखना पड़ता है, हम तो सिर्फ सेलर की बात कर रहे हैं। अब बायर जो है, जैसे कि हम डिजिटल डायनेमिक्स सिंगापुरियन कंपनी की बात, तो अभी वो एक्टिवली ढूंढ रहा है मार्केट में, कल वो नहीं ढूंढ रहा होगा, राइट। या तो उसका मूड बदल गया या वो ऑलरेडी खरीद चुका है। तो उसके बाद फिर अगर मैं बेचने जाऊंगा अपनी कंपनी को किसी और के पास, तो वो बोलेगा तेरे पास तो वैसे ही बायर नहीं है, राइट। तो मेरी वैल्यूएशन गिरने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं मार्केट में, एंड हम चांस लेना ही नहीं चाहते। इसलिए हमारे लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल। हम चाह रहे भाई 6 महीने में डील खत्म करके क्लोज करो, राइट। तो भाई एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आप समझ रहे हो मैनेजमेंट का कितना सारा प्रेशर आपको लेना पड़ रहा है, राइट। दिस इज वेयर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कम इन। वो इतना सारा चीज हैंडल करते हैं, राइट। ये सिर्फ एक एक्सेल शीट पे होने वाला काम नहीं है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ती है। सो आते हैं कुछ सक्सेस मैट्रिक्स के ऊपर। ये कंपनी की जो डील होने वाली है टेक सॉल्यूशंस इंडिया, ये सही तरीके से हो जाए या अच्छी डील हो गई, इसको हम कैसे समझेंगे? तो व्हाट आर द सक्सेस मैट्रिक्स? कुछ केपीआई सेट करते हैं, राइट। आज आप लिखोगे कि मेरे को ये चीज ध्यान में रखनी है कि कम से कम वैल्यूएशन कितना टारगेट कर रहे हैं, कम से कम 1200 करोड़ की वैल्यूएशन ये टारगेट कर रहे हैं। तो जब आप इन्वेस्टर को लेने जा रहे हो तो इस टारगेट को ध्यान में रखना। अगर आपने इससे कम में डील करवाई तो ये आपके सक्सेस फैक्टर्स में फेलियर में काउंट होगा, राइट। ट्रांजैक्शन टाइमलाइन आपको 6 महीने बोल दिए गए हैं, 6 महीने से अंदर में करवा दिया तो ये डील सक्सेसफुली करवा दी, राइट। ऐसा नहीं कि 2 साल तक खींचे जा रहे हो, बाहर ही ढूंढे जा रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो नॉट डन। तीसरी चीज रिटेंशन ऑफ टैलेंट। फाउंडर ये भी चाह रहे हैं कि इनका जो की पर्सनल है, राइट, KMPs हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो बिल्कुल कंपनी में रहे, वो रिटेन्ड रहे। दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। तो ये आपको करना पड़ेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंश्योर ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर सिक्योर्ड विदाउट डिलेज टू मेंटेन मोमेंटम। यानी आरबीआई से जो आना है, सेबी से जो आना है, सीसीआई से जो आना है, ये सारी चीजें आप इंश्योर करके चलोगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, राइट। तो अगर कहीं कोई प्रोसेस अटक जाएगा तो भी भाई दिक्कत वाली बात है। एंड लास्टली बिजनेस कंटिन्यूटी, मेंटेन ऑनगोइंग बिजनेस मोमेंटम ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन टू प्रिवेंट डिस्ट्रप्शन। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इसमें मेरे बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरा जो बिजनेस का फ्लो है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, वो चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो ये चीज आपको इंश्योर करनी है दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, ओके, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शंस। सो दीज आर द सक्सेस मैट्रिक्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो बॉस, अभी तक तो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, आपको शायद सिचुएशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है कि करना क्या है या क्लाइंट को क्या चीज चाहिए। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ओके। सो हाउ कैन वी गेट दिस काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन डील डन, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले आपका एक तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में ये चीज पढ़ी थी, राइट। आपको पहले तो मैंडेट जीतना होता है। तो इस वाले केस में लेकिन क्या हो रहा है, क्लाइंट अपने को अप्रोच कर रहा है, ओके। तो आइए देख लेते हैं। राजेश शर्मा, CEO ऑफ टेक सॉल्यूशंस इंडिया, इनिशिएटेड कॉन्टैक्ट थ्रू अ रेफरल। तो ये भी देखिए अच्छी बात है, मतलब आपके पास कोई रेफरल से राजेश जी फाउंडर खुद आपके पास आते हैं कि मेरे को ये चीज करनी है। तो वो मैंडेट जीतने वाला काम, वो सब सारी चीजें तो चली गई, राइट। एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, तो ये खुद हमारे पास ढूंढते हुए आए। तो ये इसको आपको ये समझना है कि ये रेफरल कौन हो सकता है। अब ये जैसे कि कोई लीगल एडवाइजर हो सकता है कंपनी का, तो आपको ऐसे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं जो आपको टाइम टू टाइम अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, राइट। तो इनके थ्रू हमारे पास लीड आ जाती है। अब नेक्स्ट थिंग इज सिचुएशनल एनालिसिस।
यानी कि अब जैसे ही हमारे पास ये कॉन्टैक्ट आता है, हमारे पास राजेश जी आते हैं, वो हमको अपना पॉइंट बता रहे हैं, तो सेकेंड चीज आप क्या करोगे? सेकेंड चीज आप बैठ के ये समझोगे कि इस कंपनी की अभी सिचुएशन क्या है। तो इस कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ ऑफर्स आए थे, ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ये हमको जानना है, ठीक है। तो अभी इस कंपनी की सिचुएशन क्या है? दिस कंपनी रिसीव्ड इनफॉर्मल ऑफर्स फ्रॉम 3 बायर्स। इनफॉर्मल ऑफर्स है, ठीक है, ऐसे ही मतलब सुनने में आया, मतलब कुछ मेटेरियलाइज नहीं हुआ, पर ऐसा आया कि मैं आपकी कंपनी खरीद सकता हूं, ओके। रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट टाइमिंग एंड वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस। तो यानी कि अभी राजेश दी के दिमाग में प्रॉब्लम क्या है, आप वो भी समझने की कोशिश करो। इनके पास ऑलरेडी पास्ट में ऐसे उड़ती उड़ती 2-3 बायर से बिड आई हुई है कि यार हम आपकी कंपनी को इतने में खरीद लेंगे, पर फाउंडर्स ने अभी तक बेचा नहीं है। क्यों नहीं बेचा? तो बिकॉज दे आर हैविंग क्वेश्चंस, ये अनश्योर हैं कि क्या ये सही टाइम है कंपनी बेचने का। एक तो इनको वो सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी चीज वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस कि हमारी कंपनी को अब वो सामने वाला मान लो ऐसे 800 करोड़ बोल दिया, 800 करोड़ में बेचते हो क्या, तो ये वो श्योर नहीं है कि यार हमको बेचनी चाहिए क्या, राइट। बिकॉज इन्होंने अपनी एक एक्सपेक्टेशन दिमाग में सोच रखी है कि यार हमको तो 1200 करोड़ तो मिलने चाहिए कम से कम, राइट। तो यहां पर हमको सिचुएशन समझ में आ रही है कि अच्छा क्लाइंट की क्या दुविधा हमको दूर करनी है, ओके। तो यहां पर फिर आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? आपका एक्सेस कैपिटल, यानी कि आप अब क्या रिस्पॉन्स करोगे अपने क्लाइंट को। सो यू विल बी लुकिंग एट अ प्रिलिमिनरी, आप एक असेसमेंट करोगे कि कंपनी इनिशियली क्या करती है और कंपनी मार्केट में किस पोजीशन पर स्टैंड करती है, राइट। तभी आप कंपनी को कोई स्ट्रेटेजिक एडवाइस दे पाओगे, राइट। तो अभी जो मैंने 4 स्ट्रेटेजीज की बात की थी कि या तो आप ये बोलोगे कि भाई कंपनी को स्ट्रेटेजिकली सेल कर दो, ये आप इस पॉइंट पे बोलोगे, राइट, कि पहले मैंने आपकी सिचुएशन समझ ली, आप किस पॉइंट पे खड़े हो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो। तो पहली चीज कि भाई अपनी कंपनी बेच दो, स्ट्रेटेजिक सेल कर दो, राइट। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट। दूसरी चीज ये हो गई कि आप कोई पार्शियल सेल कर लो, राइट। हम कोई पीई इन्वेस्टर ले आते हैं, आप उसको कुछ पैसे दे देना, सॉरी कुछ स्टेक दे देना, बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपको ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगा, आप अपना बिजनेस कर लो, धंधा चला लो, और पूरा स्टेक बेच के आपको निकलने की भी जरूरत नहीं है, ये हो सकता है, राइट। फिर हमने आईपीओ की बात की थी, आप आईपीओ के लिए प्रिपेयर कर लो, पर उसके लिए आपको टाइम लगेगा, 1.5 से 2 साल आप रुकना पड़ेगा, राइट। और इनफैक्ट एक ऑप्शन और था, मैंने उस वक्त पार्शियल बताया था, कंप्लीट बताया था, और पी को सेल करने का बताया था, राइट। तो इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि आप मैनेजमेंट बायआउट भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन सुनने को मिलता है। पर हाँ, इस कंपनी के केस में मैनेजमेंट बायआउट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस, ये यूजुअली होता है। पर इस केस में क्या है, देखिए ओनर और जो सीईओ है, मैनेजमेंट में मेनली सीईओ भी आता है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैनेजमेंट मिलके कंपनी का स्टेक खरीद ले और वो कंपनी को चला ले और ओनर को बोल दे हाँ ठीक है अब आप जा सकते हो, राइट, तो वो स्टेक हमने खरीद लिया, तो वो क्या करते हैं, वो लोन लेकर के या फिर पीई से फंडिंग ला करके वो ले लेते हैं स्टेक। तो ये भी एक चीज हो सकती है। तो अगर राजेश जी इंटरेस्टेड नहीं है तो वो किसी और को बिठा सकते हैं, राइट, कि आप सीईओ बन जाओ और ये कंपनी का स्टेक आप मुझसे खरीद लो, राइट। तो ऐसी भी चीज हो सकती है। पर हालांकि वी कैन गिव ऑल द ऑप्शंस टू द क्लाइंट कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस, आपको जो करना आप कर सकते हो। फिर उसके बाद एंगेजमेंट लेटर साइन होता है। तो अब आते हैं पैसे के ऊपर कि भाई थोड़ा बातचीत कर ले कि ये इतना सारा काम करना है हमको, राइट। इन्होंने क्या बोला था हमको, जब मैंडेट दे रहे थे इन्होंने क्या बोला था कि आपको स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी तो देनी ही है, प्लस सारा का सारा एग्जीक्यूशन भी आप ही करवाएंगे, एंड हमको टाइमलाइन दे रखी है 6 महीने की। तो अब 6 महीने तक हम लगातार इस डील के पीछे लगे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, सारा का सारा परसेंटेज में कर दें कि सेल हो गया तो दे देना 1-2%, 3%, राइट। टोटली ऐसे करते हैं, अगर नहीं हुआ तो 6 महीने तक ऐसे ही वेस्ट। तो वो चीज़ नहीं होती। हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहला एक 50 लाख रिटेनर फी बोलते हैं इसको। रिटेनर फी यानी कि ये फिक्स कर दिया कि 50 लाख तो आप मेरे को दे देना, 6 महीने तक आपके लिए काम करते रहूंगा, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट आई विल गेट, चाहे डील होती है चाहे नहीं होती, ये तो मेरे को मिलेगी। ये बिकॉज बेसिकली आप एक फुल सेल साइड एडवाइजरी दे रहे हो कंपनी को। वैल्यूएशन भी आप करोगे, मार्केटिंग भी आप करोगे, एग्जीक्यूशन भी आप करोगे, सारी चीजें आप कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए ये फीस आप ले रहे हो, प्लस एक
सक्सेस फी भी आप ऐड करोगे। अब सक्सेस फी कितनी हो सकती है, मतलब अगर वैसे परसेंटेज मान लीजिए 2.5% 3% होता, तो अब आप क्या करो भाई, 50 लाख आपने फिक्स ले लिया ना, तो अब आप सक्सेस फी को थोड़ा कम कर दोगे, आप बोल दोगे कि 1.5% मेरे को सक्सेस फी दे देना, यानी कि जितने की भी डील होगी, अब डील मान लीजिए 1500 करोड़ पे होती है, तो उसका आप 1.5% ले लोगे, राइट। तो ये आपकी सक्सेस फी हो जाएगी। ये तभी मिलेगा अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, तो नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज कि अब हम इन्वेस्टमेंट बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि भाई हमारी डील शुरू कहां से हो रही है, राइट। तो यहां से हमारी डील शुरू होती है। अब आते हैं स्टेज 2 पर, दैट इज वैल्यूएशन, कि भैया टारगेट तो मिल गया कि कंपनी को इतना दिलवाना है, पर कितना दिलवा पाएंगे, राइट। तो आइए पहले खुद की मैथमेटिक्स कर लेते हैं, खुद की वैल्यूएशन कर लेते हैं, ये मार्केट से थोड़ा बेंचमार्किंग करके समझते हैं कि यार मार्केट में क्या भाव चल रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी किताबें खोल के बैठेंगे, राइट, थोड़ा होमवर्क करेंगे, थोड़ा रिसर्च वर्क करेंगे। तो हम जब रिसर्च वर्क करने बैठते हैं तो हमारे पास ये कुछ डेटा निकल के आता है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रियल डेटा। आप बस ये नाम गूगल कर लेना, आपको ये डील की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी मिल जाएगी, ठीक है, मतलब सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आप देखते हो कि अच्छा कॉग्निजेंट बैल्कन के बीच में एक डील हो रही है, कितनी 1.3 बिलियन का ये ट्रांजैक्शन था, एरोस्पेस एंड डिफेंस, ओके, एंड मल्टीपल कितने का मिला, 6.5 रेवेन्यू का और 18x एबिटा का, ओके। तो कॉग्निजेंट आईटी स्पेस में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो एक डील अपने को ये देखने को मिली। फिर इन्फोसिस इंटेक डील की बात करते हैं, तो 480 मिलियन की ये डील हुई थी। इट्स अ जर्मन ऑटोमोटिव फर्म टू एनहेंस R&D कैपेबिलिटीज इन द ऑटोमोटिव सेक्टर, ठीक है। इन्फोसिस ने खरीदा किसी को, राइट। तो उनके बीच में डील किस मल्टीपल्स पे हुई है, 5.8x और 16x, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरी डील की तरफ, दैट इज विप्रो एग्नी ग्लोबल डील। अब इनके बीच में भी एक डील हुई है, दैट इज फॉर $66 मिलियन एंड ऑन एक्वायरिंग एन इंश्योरटेक, ये एक इंश्योरटेक कंसल्टिंग फर्म है टू इंप्रूव इंश्योरेंस सेक्टर कैपेबिलिटीज, ओके। तो विप्रो ने इसीलिए उसको खरीदा है, दे हैव देयर ओन रीजंस कि उन्होंने क्यों खरीदा है। एंड मल्टीपल कितना है, 4.2x और 14x एबिटा, ओके। हालांकि ये सब डील्स को आप और गहराई में जाकर के स्टडी करोगे कि कैसे क्या चीज़ हुई थी, ठीक है। पर अभी ऑफ कोर्स हमको सिर्फ वैल्यूएशन नंबर से मतलब है, तो हम इस चीज़ को पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि ये सब जो डील्स हो रही हैं, ये सब इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक रीजन से किया है, राइट। तो इसीलिए क्या थोड़ा सा और प्रीमियम भी दिया जाता है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे चल करके, पर बस इतना समझिए कि अगर मैंने इसको खरीदा है ताकि मेरी बिजनेस इंप्रूव हो सके, तो उसका एक प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये 66 बिलियन को मैं एज इट इज़ वैल्यूएशन में काउंट नहीं कर सकता हूँ, इसमें कुछ प्रीमियम भी घुसा हुआ है, वो भी मेरे को बाइफरकेट करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, हमने कुछ होमवर्क किया और हमारे सामने कुछ डील्स निकल करके आए कि भाई ये मल्टीपल मार्केट में हमको देखने को मिला है इन द रिसेंट टाइम्स। तो अब जब हम हमारी कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे तो हमको पता है कि भाई किस रेंज के बीच में हमको फॉल करना है, राइट। तो 5 to 6.5, राइट। तो करीब 5 से 6, 6.5 के बीच में ऑफ रेवेन्यू अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी को वैल्यूएशन मिल सकती है, वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ऑफकोर्स प्लस माइनस जो इंडस्ट्री या कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो हमको देखना पड़ेगा, पर ये बिल्कुल एक डुएबल डील है। तो अपनी कंपनी का रेवेन्यू कितनी है, 450 इंटू 6 कर दो, देख लो कितना मिलता है, राइट। आइए आते हैं कंपनी के एक्चुअल वैल्यूएशन की तरफ, ओके। डोंट वरी, वैल्यूएशन की हम अब मैं आपको इतना भी गहराई में नहीं ले जा सकता कि हम कंफ्यूज हो जाएं, ओके। यू टेल मी आफ्टर दिस, अगर आपको लगता है कि सर वैल्यूएशन भी एकदम बेसिक से सीखने की ज़रूरत है, तो फिर इसको हम अलग से किसी डिस्कशन में कर लेंगे। अभी मैं हमारा जो डील का फ्लो है उसको ब्रेक नहीं करूंगा, पर आइए समझते हैं कि भाई क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, उसका आपको एप्लीकेशन समझा देता हूं, राइट। कैलकुलेशंस हम फ्यूचर के लिए रख देंगे। तो डीसीएफ में हम क्या चीजें कर रहे हैं, देखिए मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूं। डीसीएफ में हम क्या करते हैं, डीसीएफ में हम कंपनी के नंबर्स, जो कंपनी के फंडामेंटल्स है, उसको देख करके हम कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें क्या करोगे, आप कंपनी के फ्री कैश फ्लो निकालोगे, फ्री कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करके लेकर आते हो आज की वैल्यू में, आपको कंपनी की वैल्यू मिल जाती है। एंड इसमें 2 वैल्यूज होंगी, राइट। आपको टर्मिनल वैल्यू भी मिलेगी, फिर आपको मिल जाएगी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
आप कंपनी का बस कैश फ्लो निकाल लो और इसको आप डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट कर दो, ठीक है। तो आपको जो कंपनी की वैल्यू मिलेगी उससे फिर हम फाइनल सेटलमेंट वाली प्राइस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो टर्मिनल वैल्यू का रहता है, यानी कि जो लास्ट कैश फ्लो है। तो लास्ट कैश फ्लो को आप क्या करते हो, वो फिर आप परपिचुइटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो ना, तो डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट यहां पर आ जाता है। तो लास्ट में आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते हो। इससे पहले आप क्या करते हो, जो भी हर साल का कैश फ्लो है, कैश फ्लो 1 है, कैश फ्लो 2 है, राइट, जो भी 3 साल 5 साल जितने का भी आप लेके चल रहे हो एस्टिमेट पीरियड, उसमें आप हर साल उसको डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करते जाते हो। ओके, तो ये हो गया बेसिकली डीसीएफ का ओवरऑल स्टैंड पॉइंट। अब इसमें देखिए मल्टीपल ग्रोथ रेट्स हो सकती है। अभी हमने वहां पर ये देखा था, राइट, जब हमने हिस्टोरिकल डेटा पढ़ा था कंपनी का, तो हमने ये देखा था कि कंपनी का रेवेन्यू किस रेट से ग्रो हो रहा है, 35% कैगर से ग्रो हो रहा है पिछले 3 साल में। पर क्या ये चीज आगे फ्यूचर में भी पॉसिबल है, हमेशा चलता रहेगा क्या? द आंसर इज नो। तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि भाई शुरुआत में तो 25% हम मान रहे हैं कि अच्छा आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल कि ना ईयर 1 to 2 हम क्या मान रहे हैं 25% पे ग्रो करेगा, फिर आगे चलकर और डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा 25 फिर 35 और 40 ऐसे हो जाएगा। 25 होगा, फिर मान लो 20 पे आएंगे, फिर 15 पे भी आएंगे, राइट, एंड फिर फाइनली जाकर के हमें टर्मिनल ग्रोथ रेट पर सेटल करेंगे। अब टर्मिनल ग्रोथ रेट 6% के आसपास मान के चलो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीसीएफ का ओवरऑल लॉजिक। अब इसमें हम फिर वैक लेकर आएंगे। ये जो डिस्काउंट रेट की मैं बात कर रहा हूं, ये डिस्काउंट रेट क्या है, और कुछ नहीं है बल्कि वैक है। तो अगर आप सीए पढ़ रहे हैं, सीएस पढ़ रहे हैं, सीएमए पढ़ रहे हैं, सीएफए पढ़ रहे हैं, तो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर ये वैक की डिस्कशन होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्क एडजस्टेड रेट, जिससे हम हमारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 14% मान रहा हूं। ये आपको समझने की जरूरत है कि आज अब ये बेसिकली आप इसको ज्यादा रिलेट कब कर पाओगे जब आपने ऑलरेडी कुछ डीसीएफ मॉडल्स बना रखे होंगे, ठीक है। तो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी एक सेफ कंपनी को भी लेते हो, मान लीजिए एफएमसीजी कंपनी में सेक्टर में कोई एक दो कंपनी भी लेके, तो वहां पर भी आपको 11% का वैक आसपास देखने को मिल जाएगा। तो अगर एक वैसे सेफ लार्ज कैप कंपनी देख रहे हो, सेफ सेक्टर देख रहे हो, उसमें भी 11% है, तो भाई ये तो छोटी कंपनी है, तो यहां पे तो वैक ज्यादा ही निकल कर आएगा। मैं इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको अभी नहीं दिखा रहा, पर इसका नंबर का लॉजिक समझ लो कि यार हां, अगर सेफ कंपनी 11% से आप डिस्काउंट कर रहे हो, तो यार ये तो रिस्की कंपनी है, तो इसका 13-14% तो निकल कर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकल के आता है? इट इज वेरी सिंपल, राइट। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बस पढ़ना है जाकर के कि डेट की कॉस्ट कितनी होती है मार्केट में, कंपनी की इक्विटी कॉस्ट कितनी है, राइट। यहां पे आप सीएपीएम मॉडल लगा दोगे, राइट। तो सीएपीएम मॉडल से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया। फिर डेट का कॉस्ट आप 2 तरीके से ला सकते हो। एक तो हम रेफरेंस रेट यूज करके लेके आते हैं, भाई यूएस में ये चल रहा है, इंडिया का प्रीमियम ये है, कंट्री रिस्क प्रीमियम लगाओगे, वैसे करके आप डेट का रेट निकाल के ला सकते हो। या आप सिंपली इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है कंपनी को पड़ रहा है आफ्टर टैक्स कंसिडरेशंस, तो आपको जो कॉस्ट डेट की मिलती है वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली ये दोनों में आप क्या करोगे, अपने वेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी, फिर आपको मिल जाएगा कंपनी का वैक। ओके, अगर किसी को ये टर्म्स ऑलरेडी आते हैं तो वो बिल्कुल फॉलो कर पा रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एंड अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता इस बारे में, तो बस मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि मुझे ये चीजें और स्पेसिफिकली सीखनी है, तो आई विल ट्राई कि मैं आने वाले सेशंस में जो स्पेसिफिक एक रैंडम वीडियो बना करके आपको ये सब सिखा दूंगा, ठीक है। नॉट अ सीरियस बट अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट, ठीक है। ये हो गई वैक की बात। और टर्मिनल ग्रोथ मैंने आपको बता दिया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 6% के आसपास वो निकल जाता है। अब इसके पीछे भी देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये 6 ही क्यों लेंगे, राइट। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस आएंगे, इंडस्ट्री भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, तो वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, इन्फ्लेशन भी देखना पड़ेगा। बट जस्ट नो दैट फॉर नाउ 6% इज गुड टू गो, राइट। तो आप एक वैसे मान के चल लो कि इंडिया का जो एक्सपेक्टेड जीडीपी का ग्रोथ रेट है कि भाई ओवरऑल इकोनॉमी तो 6% से ग्रो करेगी, करीब भाई आईएमएफ भी ये बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक भी ये बोल रहा है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आप मान लो ये कंपनी भी इस रेट से तो ग्रो कर ही लेगी, एटलीस्ट इतना आप मान के चलो, राइट। या ऐसे मान के चलो कि यार कि इन्फ्लेशन के रेट से तो ग्रो करेगी कोई भी कंपनी, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिससे वो कंपनी ग्रो करेगी। बाकी वैल्यूएशन वाले लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस हिसाब से डीसीएफ की वैल्यूएशन रेंज क्या निकल के आ रही है? रेंज निकल के आ रही है 950 से 1150 करोड़ यूजिंग डीसीएफ, ठीक है।
तो अपने को एक रेंज मिल गया। ठीक है बॉस, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं कॉम्परेबल कंपनी एनालिसिस यानी कि रिलेटिव वैल्यूएशन, कि अब हम औरों को देखकर वैल्यूएशन निकालें कि अच्छा टीसीएस को इतने का भाव मिल रहा है, ओके, इन्फोसिस को इतना का वैल्यूएशन मिल रहा है। तो इस तरह से हम एक मल्टीपल्स की मीडियन निकालते हैं कि मान लो देयर विल बी डिफरेंट मल्टीपल्स। आप पी रेशियो देख लो, आप ईवी अपॉन रेवेन्यू देख लो, आप ईवी अपॉन एबिटा देख लो, राइट। तो ये 2-3 मल्टीपल्स काफ़ी हैं, राइट, आपको वैल्यूएशन निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, इन मल्टीपल्स का इंडस्ट्री मीडियन या इंडस्ट्री एवरेज निकाल लोगे कि अच्छा टीसीएस इतना, विप्रो इतना, एचसीएल टेक इतना। तो इस तरह से हर कंपनी का जो भी कॉम्परेबल कंपनीज है, ओके, जो कि कॉम्परेबल है इसी लाइन में है ऑफ कोर्स, ओके, सो उसके बेसिस पर आपको एक मीडियन मिल जाएगा। तो मीडियन मान लो 6 टाइम्स आ गया, तो 6 टाइम्स आ गया ऑफ क्या चीज, मान लीजिए रेवेन्यू, ठीक है। तो 6 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू, तो आप क्या करोगे, आपकी कंपनी का जो भी रेवेन्यू है, आपकी कंपनी का रेवेन्यू कितना है 450, तो 450 इंटू 6 कर दो, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमको बाकी कंपनियों को देख के, पीयर्स को देख के, कॉम्परेबल्स को देख के अपनी कंपनी का एक भाव पता चल जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से आप एबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करोगे कि अच्छा बाकी कंपनीज का जो आज जो वैल्यू चल रही है वो मान लो 18 गुना चल रही है, उस कंपनी की एबिटा का 18 टाइम्स वो कंपनी की वैल्यू है, तो हमारी कंपनी की कितनी होनी चाहिए, 18 टाइम्स इंटू जो हमारा एबिटा है, राइट। तो ये मेथड सबसे सिंपल, अगर मैं सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इससे सिंपल मेथड तो पूरी दुनिया में है ही नहीं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आपको कोई फाइनेंस आने की जरूरत नहीं, कोई मैथ्स आने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई हर किसी को आता है, राइट। तो वो चीज से आप एक कंपनी की वैल्यू निकाल सकते हो। डीसीएफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें थोड़ी गहराई में जाने की जरूरत है, राइट। अभी मैं आपको डीसीएफ ऊपर ऊपर से बोल तो दिया, पर आपको अभी तक शायद वो जिस एंगल से मैं देख रहा हूं ना डीसीएफ को कि अच्छा एंटरप्राइज वैल्यू ऐसा, इक्विटी वैल्यू ऐसा, अभी उस एंगल से आप देख नहीं पाओगे, ओके। सो जस्ट हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ ऑल द मेथड्स ताकि हम हमारी डील को कंक्लूड कर लें, ओके। तो दूसरा हो गया कॉम्परेबल कंपनी एनालिसिस। तो हम यहाँ पे रेवेन्यू मल्टीपल्स को भी ले लेंगे कि 450 करोड़ हमारी कंपनी का रेवेन्यू है एडजस्टेड टू 2610 करोड़। अभी 2610 कैसे आया, आप कैलकुलेटर खोल करके देखना ये कितना टाइम्स हो रहा है। सो दिस शुड बी अराउंड 5-6 टाइम्स के अराउंड ही होना चाहिए, राइट। तो उससे आपको कंपनी का एक वैल्यू मिल जाएगा कि अच्छा अगर रेवेन्यू के टर्म्स में करें तो वैसे तो ये कंपनी 2600 करोड़ तक जा रही है, अपने को तो सिर्फ 1200 करोड़ ही चाहिए था, पर ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा कि अच्छा मार्केट में 6 टाइम्स है तो यहाँ पे 6 टाइम्स लगा दो, ये एज इट इज 6 टाइम्स लगाओगे तो 2600 आएगा, पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ फैक्टर्स के बेसिस पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अरे यार आप टीसीएस को कैसे कंपेयर कर रहे हो, आप तो सिर्फ 450 करोड़ की कंपनी हो, राइट। तो वो जो आप डाउन साइजिंग करोगे, जो साइज और ग्रोथ के रिगार्डिंग आपको यहां पर फिर फर्दर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तब जाके आप एक रियलिस्टिक नंबर पे पहुंचोगे, ठीक है। तो 6 गुना के आसपास का इसका रेवेन्यू के टर्म्स में हो गया। इसी तरह से आप एबिटा के टर्म्स में भी निकाल लो कि एबिटा मान लो 18 टाइम्स का चल रहा है, तो 18 टाइम्स ऑफ कंपनी का एबिटा कितना देखा था अपन ने, 90 करोड़ था, राइट। 90 करोड़ एबिटा था या नेट प्रॉफिट था, एबिटा था, राइट, दैट वाज 20%, ठीक है। तो 98 इन 18 कर दो, आपका कंपनी का एबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी, राइट। तो अभी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, पर 1500-1600 करोड़ के आसपास मान लो कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। तो अब इसको भी आप कंसिडर करके चलोगे तो ओवरऑल अब आपको एक रेंज मिल जाएगी कि साइज एडजस्टमेंट करने के बाद, ओके, साइज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है डायरेक्टली उठा लिया। साइज एडजस्टमेंट करने के बाद आपको कंपनी की एक वैल्यूएशन की रेंज मिल जाएगी कि यार ये कंपनी 1000-1200 करोड़ की रेंज में तो आ रही है। तो सीसीए के नंबर्स आपको अब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 मेथड पढ़े, एक हो गया डीसीएफ, दूसरा हो गया कॉम्परेबल कंपनी एनालिसिस, ओके। एक और मेथड है जो हमने जो डील्स देखी थी ना कि कॉग्निजेंट ने ये डील की है और इन्फोसिस ने ये डील किया, अभी उसको भी यूज करते हैं। उसको भी यूज करके हम हमारी कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस। मतलब जो रीसेंट डील्स हुई थी उनके बेसिस पर हम हमारी कंपनी की वैल्यूएशन निकालेंगे। अब ऑफ कोर्स जब आप रीसेंट डील्स देखते हो, आप कोई रीसेंट ट्रांजैक्शन देखते हो, तो वो रीसेंट ट्रांजैक्शन क्या एकदम हू बहू वैसी की वैसी कंपनी थोड़ी ना मिलेगी। कोई
इस इंडस्ट्री में कोई ऐसी मिलती जुलती कंपनी, अब आप उसको साइज के अराउंड एडजस्ट करोगे, उसका ग्रोथ रेट क्या था, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या थी, हमारी ज्योग्राफी क्या है, ये सब को कंसिडर करके आप एक यहाँ से वैल्यूएशन का मल्टीपल निकालो कि अच्छा एक्स कंपनी ने वाई को खरीदा था 10 टाइम्स ऑफ एबिटा का, 10 टाइम्स प्राइस देकर, तो मेरे को वहां से 10 टाइम्स मिल गया कि अच्छा मार्केट में ऐसी सच में डील हो रखी है, ये हवा में मार्केट वाली बातें नहीं चल रही है, एक्चुअल में 10 टाइम्स में डील हुई थी। तो इसीलिए ये वाला मेथड भी अच्छा है। बस इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि डेटा अगर पुराना होगा तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, एकदम थोड़ा आसपास का डेटा हो, राइट, मिलता जुलता कंपनी का डेटा हो तब रेलेवेंट है। तो अब यहां पे मुझे आपको ये सब चीजें समझानी है, ठीक है। मेथड तो आप समझ गए कि बिल्कुल कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस जैसा ही मेथड है, ओके। इनफैक्ट ये भी रिलेटिव वाले मेथड के अंदर ही आता है। डीसीएफ हो गया कि इनकम बेस्ड अप्रोच, ये हो गया रिलेटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच। तो मार्केट बेस्ड अप्रोच में ये एक तरीका है। एक तरीका हमने अभी बात की सीसीए की, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस की, ये मार्केट में जाके देख रहे हैं कि अच्छा मार्केट ने इस कंपनी का क्या भाव लगा रखा है। पर पीटीए में हम क्या कर रहे हैं, इसमें मार्केट में जाके नहीं देख रहे, हम एक्चुअल में हिस्टोरिकल कोई डील उठा के देख रहे हैं कि क्या प्राइस उनको मिली थी। पर फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा। यहां से आपको एक मल्टीपल मिल गया, यहां से एक मल्टीपल मिल गया था, और यहां से भी आपको एक मल्टीपल मिल जाएगा। बस आपका जो भी प्रॉफिट या रेवेन्यू का जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई करो, आपको कंपनी की वैल्यू मिल जाएगी। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, पर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला हो गया स्ट्रेटेजिक प्रीमियम। स्ट्रेटेजिक प्रीमियम क्या होता है? 15 से 25% का आपको देखने को मिल रही है। स्ट्रेटेजिक प्रीमियम टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 15 to 25% ओवर करंट ट्रेडिंग मल्टीपल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। अभी स्ट्रेटेजिक प्रीमियम का मैंने आपको मतलब अभी बताया था कि अगर कोई स्ट्रेटेजिक बायर मेरे को खरीदने आ रहा है, कि वो यार मेरा कंपटीटर है, वो मेरे को बोले कि यार मैं तेरे को खरीद लूंगा, तो क्या मैं उसको एकदम उस प्राइस पे बेच दूं जो मार्केट में मेरे को आज कोई भी देने को तैयार है, या अपने कंपटीटर को मैं बोलूंगा कि तुम 20% ज्यादा दो? बिकॉज सेम जो मेरी फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू पे तो फिर मुझे कोई भी खरीदेगा ना, तो मैं कंपटीटर को क्यों बेचूं? कंपटीटर मेरे को ज्यादा देने को तैयार होगा 100%, क्योंकि उसको डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है, उसको एकदम एक्विजिशन से पहले ही दिख रहा है कि ये तो मेरा कंपटीटर है, इसको अगर एक्वायर कर लिया तो ये कस्टमर मेरा, ये कॉस्ट सेविंग्स मेरी हो जाएगी, ये ज्योग्राफी में मेरे को पेनिट्रेशन मिल जाएगा। वो सामने से चला करके आपको कोट ही ज्यादा देगा कि बाकी लोग 1000 करोड़ दे रहे हैं, मैं तेरे को 1100 देता हूं। ये हो गया स्ट्रेटेजिक प्रीमियम, कि फाइनेंशियल बायर शायद प्रीमियम ना दे, फाइनेंशियल बायर कोशिश करेगा कम से कम पैसे देने का, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा पता नहीं रिटर्न्स कितने साल में आएंगे। स्ट्रेटेजिक बायर आपको अपफ्रंट प्रीमियम देने के लिए तैयार होगा, बिकॉज उसको एक्विजिशन के बाद जो रिटर्न्स है वो जल्दी देखने को मिलते हैं, राइट। इनफैक्ट इनको स्ट्रैटेजी होती है, पहले से ही पता होता है कि इसको एक्विजिशन करने से मेरे को क्या फायदा होगा, ओके। दूसरी चीज हो गई क्रॉस बॉर्डर प्रीमियम। इसका मतलब समझिए, मैं इंडिया के किसी बायर को बेचूं अपनी कंपनी टैक्स सॉल्यूशंस को, या किसी बाहर वाले बायर को बेचूं। अगर बाहर वाले बायर को बेचा तो वो मेरे को एक्स्ट्रा 10-15% दे करके जाएगा। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? बाहर वाला मेरे को ज्यादा क्यों देगा? जरूरी है फॉरेनर की टिकट हमेशा ज्यादा की होगी? जी हां, जरूरी है। बिकॉज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के केस में आप ऐसे समझिए, वो बंदा बैठा है, अच्छा हमारे एग्जांपल में वो सिंगापुर में बैठा है, राइट, कहीं भी बैठा हो, अब उसको इंडिया के बिजनेस को टारगेट करना है, वो इंडिया आना चाहता है, राइट, उसको इंडिया में बिजनेस होगा। अब या तो वो खुद आए, राइट, सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स ले, क्लियरेंसेस ले, यहाँ का टैक्स सिस्टम समझे, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसी होती है वो सब समझ के इंडिया में कंपनी खोले, फिर कंपनी को ग्रो करे। एक तो ये इतनी मेहनत और इतना टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। या दूसरा, सीधा आओ और हमारे यहाँ कंपनी खरीद लो, मेरी कंपनी खरीद लो। तो उसके लिए ईज किस में है, कन्वीनियंस किस में है? वो कन्वीनियंस के लिए वो मेरे को 10-15% एक्स्ट्रा देने को तैयार है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज में। समझ पा रहे हैं? तो ये एक एक्स्ट्रा प्रीमियम अपने को देखने को। अब ये सब चीज आपको जब आप प्रीसेडेंट ट्रांजैक्शन का अपना मल्टीपल निकालोगे ना यहाँ पे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपको इन्फ्लेटेड देखने को मिलेगा। ये इन्फ्लेटेड है। क्यों इन्फ्लेटेड है? बिकॉज उसमें ये सारे प्रीमियम घुसे हुए हैं, तो आपको इनको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी आईपी प्रीमियम। अब उस पर मत जाइए कि सर ये 10% ही, वो कैसे पता चलेगा? जब आप इंडस्ट्री में बैठोगे तब दिखेगा आपको, नंबर्स दिखेंगे। जब आप हर एक एक चीज को लेकर के बैठोगे ना, तो आपको ये नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, उसकी चिंता मत करो आप। एंड फिर आते हैं टेक्नोलॉजी और आईपी प्रीमियम। ये क्या हो गया?
आपके पास कोई मोट है टेक्नोलॉजी का, मोट मतलब आपने एक जैसे कि हमारे इस केस में कंपनी के पास क्या है, प्रोप्राइटरी सास सिस्टम, राइट। तो कहने को मेरे पास एक यूएसपी है कि भाई ये चीज़ तो मैंने खुद ने बना रखी है, ये मार्केट में किसी के पास नहीं है। तो मेरी क्या है वो यूएसपी। ये यूएसपी को लेकर अगर आपके पास कोई पेटेंट है, राइट, आपके पास कोई ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में किसी और के पास नहीं है, तो उस चीज़ के लिए आप डेफिनेटली एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। अब ये प्रीमियम वैसे देखने को बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है। अब ऐसा है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है तो ठीक है, वो प्रीमियम आज आपके पास है, पर कल को तो कोई और भी आएगा ना ये सेम प्रोडक्ट लेकर के, तो आपको देखना पड़ता है कि भाई पेटेंट मेरा है तो इस चीज़ का बेनिफिट आप कितने साल तक उठा पाओगे। अकॉर्डिंगली आपका जो टेक्नोलॉजी प्रीमियम है वो यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, ये सब को ध्यान में रखने के बाद अब आ जाते हैं बैक टू हमारी कंपनी। उसका हम एक डील का एवरेज निकालते हैं तो अपने को कितना मिल रहा है, 6 to 7.5 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू रिफ्लेक्टिंग मार्केट कंडीशंस। ये हमको आज के डेट में समझ में आ रहा है कि इतना का मल्टीपल बिल्कुल जायज है एज कॉम्पेयर टू जो हमने विप्रो की और इन्फोसिस की और कॉग्निजेंट की डील देखी थी, राइट। तो ठीक है, ये आपका मल्टीपल है, मल्टीप्लाई कर दो आपका जो रेवेन्यू है कंपनी का, तो आपको यहां पर भी एक रेंज मिल गया, राइट। यहां पर भी एक रेंज मिल गया कि हम 1350 करोड़ तक की रेवेन्यू कमांड कर सकते हैं, इतनी की वैल्यूएशन कमांड कर सकते हैं। ये हमारी नंबर्स में हमको दिख रहे हैं, राइट। तो दैट इज इन यूएस डॉलर्स 130 to 165 मिलियन। तो आइए अब हर एक मेथड के जरिए जो हमने वैल्यूएशन की उसको कंसोलिडेट करते हैं, एक सिंगल रेंज पर निकल कर आते हैं। आप अपने बायर को जाके ऐसे तो नहीं बोलोगे इस मेथड से ये वाला वैल्यू, उस मेथड से वो वाला वैल्यू, ऐसे नहीं बोलोगे, राइट। आप सिंपल वैल्यूज कोट करोगे कि देखो भैया 1200 करोड़ तो मेरा बेस केस सिनारियो है। ये तो फाउंडर ने भी बोला है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज उसको पहले 3 ऑलरेडी बाय के ऑफर्स आ चुके हैं, तो उसको एक अंदाजा तो है कि भाई मेरी कंपनी कितने में बिक सकती है। तो 1200 तो मैं बेस केस मान के चल रहा हूं। फिर अपॉर्चुनिटी केस में कभी कभी 1400 करोड़ तक भी मेरी कंपनी की वैल्यूएशन जा रही है, राइट। तो ये मैं अपॉर्चुनिस्टिक साइड में रख रहा हूं कि कोशिश करूंगा अगर 1400 तक मिल जाए तो। और अगर मान लीजिए मार्केट अब यहां से गलत टर्न ले लेता है तो एक कंजर्वेटिव वैल्यूएशन भी मान के चलूं, यार कितने भी खराब दिन आ जाए मेरे, इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो जो इन्वेस्टर है, जो फाउंडर है, वो काफी लॉस में चले जाएंगे, राइट। तो बेस्ड ऑन दीज मल्टीपल्स हमने एक रेंज निकाल ली कि बेस केस क्या है, ऑप्टिमिस्टिक केस क्या है और कंजर्वेटिव केस क्या है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूएशन रेडी है। अब हम रेडी हैं मार्केट में उतरने के लिए, धावा बोलने के लिए। ठीक है, चले मार्केट में, बेच दे कंपनी राइट। चलिए कंपनी बेच के आते हैं, ढूंढते हैं हमारे लिए एक दुल्हा या फिर बायर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टारगेटिंग द बायर्स। हाउ डू वी आइडेंटिफाई द राइट बायर फॉर अस। मैंने आपको बताया हमारे पास कुछ प्राइमरी टारगेट्स होंगे कि मेरे को इस टाइप का बायर चाहिए, वो हो गए हमारे प्राइमरी टारगेट्स। एंड प्राइमरी टारगेट्स कौन होंगे, याद है फाउंडर की कंडीशंस, प्लीज भूलिए मत, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। जितने भी स्लाइड्स मैंने अभी तक बोली है कुछ नहीं भूलना आपको। तो मैंने ये बोला था, फाउंडर ने बोला था कि मेरे को जो स्ट्रेटेजिक बायर है उसको मैं प्रीफर करूंगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बायर। तो हम चले पहले कहां, प्राइमरी। हम प्राइमरी किसको ढूंढ रहे हैं, पहले स्ट्रेटेजिक बायर्स को, कि ऐसे कोई कंपटीटर्स के पास चलते हैं जो हमारी कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो अब हम किसके पास जाएंगे, हम जा रहे हैं डिजिटल डायनेमिक्स के पास, बिकॉज हमको सुनने में आया कि एक सिंगापुर की कंपनी है जो इंडिया में एक्सपांड करना चाह रही है और कंपनी एक्टिवली ढूंढ रही है। तो हम पहुंच गए इसके पास, ये लो, राइट, हम देते हैं आपको एक बढ़िया डील, राइट। दूसरी चीज हो गई टेक महिंद्रा। अब ऐसा नहीं कि एक कंपनी को दे करके बैठ गए, वो कल को मना कर दे तो 6 महीने का टाइम ही हमारे पास, राइट। तो हम मल्टीपल कंपनीज के पास जाएंगे। टेक महिंद्रा डोमेस्टिक एक ऑप्शन हमने रख लिया कि भाई सिर्फ बाहर का नहीं, हमें इंडिया का भी ऑप्शन चाहिए, हमने एक डोमेस्टिक ऑप्शन रख लिया। अगर खरीदना चाहे तो इनको बेच देंगे। ठीक है, कैपजेमिनी ये हो गई एक मल्टीनेशनल कंपनी, राइट, यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी है, इसको भी कंसिडर कर रहे हैं, इसको भी हम न्योता देंगे, राइट, कि अगर आप खरीदना चाहें तो। एंड चौथी हो गई एक्सेंचर, जो कि एक ग्लोबल कंसल्टिंग जायंट है, अगर इंटरेस्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है।
फिर आते हैं सेकेंडरी टारगेट्स यानी कि फाइनेंशियल बायर्स पर, यानी कि जो सिर्फ पैसा लगाएंगे, उनको कंपनी के ऑपरेशन से कोई देना नहीं है। ये राजेश जी की कोई हेल्प नहीं करेंगे कंपनी को चलाने में, ठीक है। पैसा चाहिए, पैसा ले लो, बदले में मेरे को रिटर्न्स चाहिए। ये बस अपना IRR देखेंगे रोज खोल खोल के, राइट। जैसे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट खोल खोल के देखते हो ना, आज 1000 रुपया बढ़ा, कल 2000 रुपया बढ़ा, वैसे ही ये बस इतना देखेंगे कि मेरा IRR कितना आ रहा है, और इनको कोई मतलब नहीं है, राइट। आपको भी कोई मतलब नहीं है कंपनी में क्या हो रहा है, आपको बस अपना पोर्टफोलियो देखना है। सेम चीज यार, दैट इज अ फाइनेंशियल बायर, राइट। आप कंपनी चलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको बस रिटर्न्स चाहिए, तो ये वही है। फिर बात करते हैं KKR की, KKR इंडिया, राइट। आई थिंक इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, अगर आप पी वर्ड आपने अगर सुन रखा है, राइट। बहुत बड़ी पी है ये, ज़्यादातर टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। फिर वार्गर पिनकस, ये एक्टिव है इंडियन टेक मार्केट्स में, तो इनका भी नाम शायद आपने सुना हो। फिर जनरल एटलांटिक, ये हो गए आपके, जहाँ पर भी ग्रोथ इक्विटी की बात आती है, दे आर स्पेशलाइजिंग इनटू दैट, ओके। ग्रोथ कैपिटल ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नॉनदलेस जिस भी टाइप की इनकी स्पेशलाइजेशन हो, हम इनके पास चले गए हैं कि भाई आप इंटरेस्टेड हो, हम ऐसी ऐसी कंपनी लेकर आए हैं। तो ये कंपनी आपको मिलेगी कैसे, कैसे जाओगे आप इनके पास? सीधा क्या फ़ोन करके ईमेल ड्रॉप कर दोगे कि हे आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डील फॉर यू? ये सोचेगा कोई स्पैम कर रहा है मेरे साथ, राइट। तो आपके लिंक पे क्लिक ही नहीं करेगा। तो यू हैव टू गो बाय द प्रोसेस। प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आप एक टीजर लेकर आते हो, राइट। जैसे कि मूवी का एक छोटा सा ट्रेलर आता है, वैसे ही आप बिना कंपनी का नाम बताए आप क्या करोगे, एक टीजर लॉन्च करोगे एनोनिमस, कि एक सो एंड सो कंपनी, सो एंड सो रेवेन्यू के साथ, सो एंड सो एबिटा वाली कंपनी है। मतलब उसके जो की मैट्रिक्स है वो आप हाईलाइट कर दोगे एक छोटे से टीजर में, और आप एकदम बल्क व्हाट्सएप SMS डाल दोगे, ओके। मतलब बल्क लोगों को आप भेज दोगे, 8 से 10 बायर्स को आपने भेज दिया कि देखते हैं कौन कौन इंटरेस्टेड होता है, राइट। जरूरी नहीं है सारे के सारे 10 के 10 आपको रिप्लाई करें, कोई इग्नोर भी मारेगा, पर ठीक है, कोई तो आएंगे। तो इस तरह से आपके पास कुछ प्लेयर्स आपके सामने आ जाएंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, ओके। तो बस एक इंटरेस्टेड का मैसेज आएगा कि इंटरेस्टेड एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। तो फिर आप क्या करोगे? कंपनी का अभी तक नाम नहीं बताया आपने, नाम बताने से पहले आप करोगे NDA, नॉन डिस्क्लोजर। ये भाई मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन अपना स्टेक बेचना चाह रहा है या कौन सी कंपनी सेल के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जाके आप ढिंडोरा पीट दो। तो पहले हम NDA करेंगे, ठीक है। एंड NDA होने के बाद अब आप मैनेजमेंट के साथ बैठोगे और एकदम डिटेल्ड में अपनी पिच डेक बना के, राइट, जा करके पिच करोगे कि देखो ये है इस कंपनी में, ये कंपनी का नाम है, ये इस कंपनी की USP है, ये इस कंपनी के चैलेंजेस है, ऐसे ये कंपनी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये सारी चीजें आप कंपनी को समझाओगे। इन लोगों के साथ बैठ के आप मीटिंग करोगे। जब इनके साथ आप मीटिंग करोगे तो फिर ये बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये आपको अपना IOI दे देंगे। मतलब आपको एक इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड तो हैं, राइट। इससे पहले तक क्या था, टीजर में तो कुछ डिटेल ही नहीं गई थी ना, तो वो इंटरेस्टेड लिखने का कोई मतलब नहीं था। अब जब मैंने इनको डिटेल बता दी है कि ये टेक सॉल्यूशन इंडिया नाम की कंपनी आ रही है, अब ये जो मुझे इंडिकेशन देंगे इसका कोई मतलब है कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। तो जब ये मुझे बोलता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, क्या मैं इस कंपनी को मतलब सारे अपने कच्चा चिट्ठा पूरा इसके सामने हैंडओवर कर दूं कि हमारे प्रोप्राइटरी जो सास का जो टेक हमने बना रखा है उसमें कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करी है, क्या हमारी कोडिंग है, सब ला के क्या इसको पकड़ा दूं मैं? द आंसर इज अगेन नो। अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले मैं आता हूं अभी डेटा रूम वाले कॉन्सेप्ट में। तो हम पहले क्या करेंगे, अब इसको सारी चीज़ देने से पहले एक तो NDA कर लेंगे। दूसरी चीज़, अब ये भी हमने इसको जो प्रेजेंटेशन में बोला कि भाई हम मार्केट में इतने ऊपर पोजीशन पर आते हैं, हमारी ये USP है, हमारा टैलेंट इतना जो एम्प्लॉय है इतना टैलेंटेड है। अब ये भी तो थोड़ी ना मान लेगा, ये भी बोलेंगे कि लेट मी चेक, राइट। तो अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, और सारे मतलब हर तरह के डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको अभी गिनाता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक डेटा रूम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आपने कभी इंट्रालिंक्स का नाम सुना है? तो बहुत बड़ी कंपनी, ओके, अमेरिका की कंपनी है। तो वो लोग इस तरह का डेटा रूम
का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हो। तो आपको इनको एक वो पूरा हार्ड कॉपी निकाल कर फाइल बना बना के भिजवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एक वर्चुअल डेटा रूम बना देते हो, ये सब वर्चुअली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 100-200 जितने डॉक्यूमेंट है सारे आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे एंड फिर ये वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो फिर इनको जो भी सवाल होगा जवाब होगा ये वहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर ये इंटरेस्टेड होते हैं, अगर इनको ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई जो बात इन्होंने बोली थी वो सही है, तो फिर ये हमको देंगे एक बाइंडिंग ऑफर। इससे पहले क्या था, इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट था कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। अब ये अपनी तरफ से बाइंडिंग ऑफर दे रही है, यानी कि मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं इंटरेस्टेड हूं तो मैं खरीदूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तो अब ये अपनी तरफ से एक बाइंडिंग ऑफर हमको देंगे। ठीक है, एंड ये सिर्फ ऑफर अभी तक हमने ना एक्सेप्ट किया है ना कोई डील क्लोज हुई है। जब इन लोगों से हमारे पास ऑफर आएंगे, अब ऑफकोर्स ऑफर सब लोग तो नहीं देंगे, कुछ लोग ये डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद शायद पीछे हट जाएं कि यार मेरे को इतना प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा है, तो वो पीछे हट जाएंगे। पर जो लोग आगे आएंगे एक बाइंडिंग ऑफर लेकर के लेकर के हमारे पास, तो फिर उसमें क्या होगी, नेगोशिएशन कि भाई आपने बोला 140, मैं बोलता हूं 160, चलो डील करते हैं। राइट, तो इस तरह से कहीं ना कहीं बीच में जाकर के हम डील कर लेंगे। एंड जब वो नेगोशिएशंस हो जाएंगी, सामने वाली पार्टी एग्री होगी, कुछ थोड़ा बहुत हम भी ऊपर नीचे करेंगे, फिर उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके ऑफर देने से हो गया, अब आपको ऑफकोर्स जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो भी देखने पड़ेंगे। राइट, तो सेबी, आरबीआई, इन लोगों ने भी सबने बोल दिया हाँ ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो वो सारे अप्रूवल्स भी आ जाएं, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएं, उसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ भैया अब डील क्लोज कर सकते हैं, पेमेंट वेमेंट ले लो, शेयर अपने नाम कर लो एंड कहानी खत्म। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी दिखाता हूँ ना, मैं आपको सिर्फ बता क्यों रहा हूँ। तो ये हो गई टारगेटिंग हमने कर ली। अब आ जाते हैं ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस पर। ठीक है, तो ड्यू डिलीजेंस में अभी मैंने आपको बताया डेटा रूम का स्ट्रक्चर होता है। राइट, इंटरलिंक जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आप अपने 200 प्लस डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। 200 डॉक्यूमेंट कैसे हो जाते हैं भाई, ऐसे हो जाते हैं कि आपको कॉर्पोरेट और लीगल डॉक्यूमेंट्स देने अपने, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के आपकी बोर्ड रेजोल्यूशन, आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके होते हैं ना, आपके लाइसेंसेज हैं, आपकी कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स है। राइट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे कि भाई हम जेन्युइन है। राइट, हमारा, आप बोल रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ का पेटेंट है, तो दिखाओ भाई, आपके पास पेटेंट है तो उसका डॉक्यूमेंट दिखाओ। राइट, तो आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और लीगल में आपके जो भी मान ली लिटिगेशन वगैरह कुछ हो रखे हैं, राइट, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि अपने लीगल एंगल से पहले कंपनियां निश्चिंत हो जाएं कि हाँ इसको खरीद सकते हैं। फिर वो आएंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तरफ। आपने तो बोल दिया था 450 करोड़ है, अब उसको आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल दिखाने पड़ेंगे। राइट, तो कम से कम 5 साल का ऑडिटेड फाइनेंशियल तो दोगे ताकि वो अपना फाइनेंशियल मॉडल बना के देख सके कि ये कंपनी को खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। राइट, तो बाय वाला एंगल भी आता है, अभी हम सेल वाले एंगल से बात कर रहे हैं, पर बाय वाले साइड से आपको ये सब चीज़ें करनी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आप रेवेन्यू एनालिसिस देखोगे। अब रेवेन्यू एनालिसिस में क्या होगा, मैंने बोला 450 करोड़, पर अब इसका आपको ब्रेकअप देना होगा कि भाई कौन से क्लाइंट से कितना आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्लाइंट है मेरे पास, तो उसने पिछले साल दे दिया था कॉन्ट्रैक्ट, अब पता नहीं अगले साल क्या होगा। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए अब आपसे वो रेवेन्यू का पूरा ब्रेकअप मांगेंगे। भाई मेरे को क्लाइंट वाइज डेटा दो, कौन से क्लाइंट से कितना रेवेन्यू आता है, मेरे को ज्योग्राफी वाइज डेटा दो, इंडिया से कितना, बाहर से कितना। अच्छा, बाहर से खाली 15%। राइट, तो ये सारी चीज़ें सामने वाले को पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें भी और जो भी ब्रेकअप्स हो सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप दो कि इस प्रोडक्ट से इतना आता है, ये हमारा फ्लेक्सिप है। राइट, तो इस तरह से आपके सास वाले प्रोडक्ट से कितना आता है। राइट, तो जो भी आपका सर्विस या प्रोडक्ट लाइन है वहाँ से कौन से कितना रेवेन्यू आता है ये आपको बताना पड़ेगा। सारा कच्चा चिट्ठा खोल के दे दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपकी वर्किंग कैपिटल, सबकी ब्रेकअप दे दो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, आपका रिसीवेबल में कितना रहता है, इन्वेंट्री में कितना रहता है, कैपेक्स शेड्यूल में आपका जो कैपेक्स का ब्रेकअप है। राइट, आपने कहाँ पर क्या खर्चा किया हुआ है। राइट, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल दे दो। फिर आ जाते हैं कमर्शियल एंड ऑपरेशन डेटा की तरफ। तो इसमें आपकी क्या चीज़ें आएंगी, कुछ क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि क्लाइंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एम्प्लॉय के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन हो गई कि भाई मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये हायरार्की है, ये लोग है, ये की मैनेजमेंट पर्सनल है। राइट, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है,
तो ऑपरेशनल में बेसिकली आपका और भी चीज़ आएंगे, जैसे कि आपके टेक्नोलॉजी का पूरा क्या आर्किटेक्चर, आप तो एक टेक कंपनी हो ना, तो आपका टेक किस आर्किटेक्चर पे है, राइट, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी देयर। अब आप बोल रहे हो कि मैं फिनटेक कंपनी हूँ, तो फिनटेक कंपनी के पास अगर वो सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस नहीं है तो आप कैसे मार्केट में चलोगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी कि भाई मैं एक जेन्युइन कंपनी हूँ। फिर टैक्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यानी कि आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं, राइट, आपकी रेगुलेटरी फाइलिंग्स जो भी होती है, राइट, एमसी की फाइलिंग्स, टैक्स की फाइलिंग्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंपनी को देनी पड़ती है। ठीक है, तो आई गेस आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत बड़ा टास्क है, ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है। ओके, अच्छा, एक बार क्विकली आपको वैसे बता दूं कि इसमें आपको सारे काम खुद नहीं करने होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये सारी चीज़ें एक आदमी करेगा, नो। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, राइट, इसमें बेसिकली बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आदमी रहेगा, मतलब एक कंसल्टेंट रहेगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम है, राइट। तो हमारे सेलर वाले साइड से हम एक्सेस कैपिटल हो गए और बायर वाले साइड से मान लीजिए ईवाई आया हुआ है, राइट। तो वो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करेगा, हम उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, राइट। फिर लीगल वाले साइड में, अब हम लीगल एक्सपर्ट्स नहीं, हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, राइट, तो हमको लीगल चेक करना नहीं आता, तो हम अपने लिए एक लीगल एडवाइजर को हायर करेंगे, मान लीजिए खेतान एंड कंपनी को, एंड बायर अपने एंड पर एक लीगल को हायर करेगा कि भाई आप लोग दोनों आपस में सलट लो, कंपनी सही है कि नहीं। ठीक है, फिर कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस में क्या चीज़ें होंगी, मैकेंजी आ रहा है, वो इसको बायर ने हायर किया है, ठीक है, मैकेंजी को बायर ने हायर किया कि यार देखो मैं इस कंपनी को खरीदना चाह रहा हूं, अब तुम जाकर के स्टडी करो और ये बताओ कि इसकी मार्केट में पोजीशन क्या है और कंपिटिटिव लैंडस्केप कैसा है, इसको एक्वायर करके मेरे को क्या फायदा होगा कि नहीं होगा। अब ये सब चीजें मैकेंजी डीप डाइव करेगा, तो मैकेंजी भी इस तरह से आपके डेटा में झांक रहा होगा, अरे थोड़ा सा डेटा मेरे को भी दिखाना राइट। तो इस तरह से कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस मैकेंजी करेगा, वो जो डेटा मांगेगा अपन उसको देंगे। ठीक है, फिर टैक्स ड्यू डिलीजेंस, अब ये भी हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, हमारा फाइनेंस एक्सपर्टीज है, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स, राइट, के या बिग फोर फर्म्स, इनको हम हायर करेंगे। एक हमारी साइड से हो गया, एक उनकी साइड से हो गया, जो सारी टैक्स लायबिलिटीज और जीएसटी असेसमेंट्स, राइट, जो भी पेंडिंग है इन सब के ऊपर में असेसमेंट करेंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बिकॉज मान लीजिए मैं यहीं पर आपको आइडिया देता हूं कि ये क्यों क्रिटिकल है। पहले रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। जब फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं ईवाई वाले, तो वो देख रहे हैं कि यार 15% रेवेन्यू सिर्फ विद अ टॉप क्लाइंट मैनेज बाय 3 ईयर। अच्छा, तो मतलब बेसिकली कोई एक क्लाइंट या कोई 2 क्लाइंट से मान लीजिए आपका 15% रेवेन्यू आता है। यहाँ पे एक क्लाइंट लिखा हुआ है कि एक क्लाइंट से आपका 15% रेवेन्यू आता है, मतलब एक क्लाइंट गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये ईवाई वाले ने पॉइंट आउट किया, हम एक्सेस कैपिटल वाले इसका तोड़ निकालेंगे, राइट, कि इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको सिक्योर कर दिया बाय 3 ईयर रिन्यूअल। हमने यहाँ पे सिक्योरिटी कर दी कि भाई अब मेरा क्लाइंट 3 साल के लिए तो कहीं नहीं जाए, अब 3 साल के बाद की गारंटी मैं क्यों लूँ भाई, तो 3 साल का तो मैंने यहाँ पे काम कर दिया आपका, राइट। फिर जीएसटी असेसमेंट अगर करें, जीएसटी असेसमेंट में निकल कर आया कि भाई 2 करोड़ का लायबिलिटी निकल के आ सकती है बिकॉज ऑफ द पेंडिंग मैटर्स, तो हम क्या करेंगे, 2 करोड़ का एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। आपको यही तो डर है कि भाई कल को 2 करोड़ का टैक्स की लायबिलिटी आएगी तो क्या होगा, मैं आज ही उसको एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता हूं, अगर निकल के आएगी तो यहां से पैसा चला जाएगा, आपका टेंशन नहीं है। ठीक है, सॉल्व। एम्प्लॉय रिटेंशन, ये भी तो डर है, आज वो कंपनी है तो अच्छी इसलिए चल रही है बिकॉज वो 850 लोग वहां काम कर रहे हैं। अब इसके सारे अच्छे अच्छे लोग अगर निकल के चले जाएंगे तो फिर वो कंपनी तो रहेगी ही नहीं, राइट। तो यहां पर फिर एम्प्लॉय रिटेंशन की बात आ रही है, ये फाउंडर्स को भी चाहिए था, एंड ये जो बायर होगा वो भी मांगेगा कि यार कंपनी में एकदम से लोग छोड़ के ना चला जाए। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, उनके साथ एक रिटेंशन पैकेज उनको दे रहे हो, राइट, कि हम आपको सैलरी बढ़ा करके देते हैं ताकि आप कंपनी छोड़ के ना जाओ, राइट। तो आप उनके साथ एक टर्म्स में आकर के कुछ एक पैकेज, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट, कि 3 साल तक कम से कम वो आपके साथ रहेंगे, या 2 साल तक रहेंगे, 1 साल तक रहेंगे, वॉट एवर बी द डील्स यू कैन हैव इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, राइट। तो आप बेसिकली इस पर और एक्स्ट्रा आपको खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये फ्री में हो रहा है, आप उनके और एनहेंस रिटेंशन पैकेज, ये ले 1 करोड़, राइट, 1 साल तक छोड़ के मत जाना। तो इस तरह से इनको एम्प्लॉयज़ को रिटेन किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा सा
कैजुअल तरीके से आपको समझा रहा हूं, राइट, नहीं तो अदरवाइज आप बिल्कुल ही बोर हो जाओगे. सो बट दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इज नॉट अ जोक, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. ओके, अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग की तरफ. ठीक है सर, ड्यू डिलिजेंस भी हो गया, मतलब सामने वालों को हमने सारी चीजें दिखा दी, हमारे पास क्या है क्या नहीं. अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, मतलब ट्रांजैक्शन कितना देना है कितना लेना. आओ लेन देन की बातें कर लेते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिड्स की. आप मल्टीपल बिड्स मंगवाओगे कंपनी से, मतलब हर कंपनी अपना अपना बिड देगी. आपको एक बिड मिला था, राइट, पिछले वाले स्लाइड में भी मैंने बोला था कि हर कंपनी अपनी तरफ से एक बाइंडिंग ऑफर देगी आपको. तो आपके पास बाइंडिंग ऑफर्स आ गए, उनमें से जो सबसे ज्यादा पैसे आपको दे रहा है, राइट, एक विनिंग बिड हो गई. तो मान लीजिए डिजिटल डायनेमिक्स ने आपको 150 मिलियन का ऑफर दे दिया, तो ये डील आपको सबसे बेस्ट मिली है अभी तक में. ठीक है, तो ठीक है भाई, 150 मिलियन बहुत बढ़िया है. आई थिंक जितना फाउंडर्स ने सोचा था उससे ज़्यादा ही मिल रहा है, राइट. ठीक है, तो ये डील कैसे मिल रहा है, क्या ये 150 अपफ्रंट दे रहा है, पूरा कैश में दे रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा. तो डील स्ट्रक्चर किस तरह की है. टोटल एंटरप्राइज वैल्यू इज सेट एट 150 मिलियन ऑन अ कैश फ्री बेसिस विथ स्पेसिफिक पेमेंट माइलस्टोन्स. यहां फंसा दिया इसने, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है पर बहुत ध्यान से समझिएगा. इसने क्या किया, 150 मिलियन की प्राइस तो ऑफर कर दी. ऑफर तो 150 का ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको 150 मिलेंगे. पर उसको इसने दो पार्ट में कर दिया. पहला पार्ट क्या है कि आप अपफ्रंट मुझसे कैश ले लो 135, 150 में से अभी कितना ले लो 135, मतलब कितना परसेंट हो गया, 90% आप मेरे से अपफ्रंट ले लो अभी कैश, और बाकी का 15 मिलियन यानी कि 10% ये हाथों हाथ नहीं देगा. ये क्या बोल रहा है, इसको बोला जाता है अर्न आउट मैकेनिज्म. मैंने जो शुरुआत में बोली थी ना अर्न आउट अरेंजमेंट, ये वो वाला अरेंजमेंट कर दिया इसने कि अभी 90% ले लो, बाकी का 10% आपको कुछ टर्म्स लिखा है 2 साल बाद में देगा. तो 2 साल बाद में देगा, ये किस तरह से हो सकता है. देखिए मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं. अभी कंपनी कितने की है, 450 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, राइट. अब मान लीजिए ये कंपनी अच्छी नहीं चली फ्यूचर में, तो सामने वाला का तो बेचारे का लॉस है, राइट. वो 135 तो ऑलरेडी दे ही चुका है ना आपको. तो अब यहां पर मान लीजिए अगले साल अगर कंपनी 550 टच कर जाती है, तो ये 15 मिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स है. तो यहां पे इसका आधा यानी कि 750 मिलियन आपको ये और पेमेंट कर देगा कि भाई कंपनी अच्छा कर रही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप और 7.5 ले लो. फिर ये हो गया टीयर 1, मतलब पहला टारगेट कंपनी का. फिर ये ईयर 2 का भी कुछ टारगेट रख लेगी कि ईयर 2 में मेरा ये नंबर अचीव होना चाहिए. या तो सेल्स का हो सकता है या तो एबिटा का हो सकता है. एबिटा हमने फर्स्ट ईयर में कितना देखा था, 90 करोड़ का देखा था, राइट. तो यहाँ पे कुछ एक नंबर अचीव हुआ होगा. फिर यहाँ तक आते आते वो मान लो बोल रहा है कि भाई 200 करोड़ का एबिटा अचीव हो जाना चाहिए. अगर ये नंबर अचीव हो गया तो 700 मिलियन 7.5 मिलियन आपको और दे दूंगा. तो इस तरह से आपके जो 15 मिलियन है ना, वो कंटिजेंट हो गए, वो किसी कंपनी की ग्रोथ पर कंटिजेंट हो गए, राइट. तो इतना आपको बियर करना पड़ेगा. अब आपका सवाल ये हो सकता है, सर मेरे को तो ये डाउटफुल लग रहा है, अगर ये 15 नहीं आए तो देखिए एक ये चीज आप कब एक्सेप्ट करोगे, आप तब एक्सेप्ट करोगे मान लीजिए आपका जो नेक्स्ट बिड है वो 140 करोड़ का है, 140 मिलियन यूएसडी का है, 140 मिलियन यूएसडी का है. तो अब देखिए या तो आप 140 ले लो कैश में, या फिर आप 150 ले लो, $10 मिलियन का फर्क है, राइट. और अगर मान लो ये नहीं भी आए तो आप कितना 135 तो 135 तो आपको अपफ्रंट मिल ही रहा है, राइट. तो 5 मिलियन का आप यहां पर एक वो कर रहे हो, ट्रेड ऑफ कर रहे हो. एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर राजेश और प्रिया कॉन्फिडेंट है यार कि हमारी कंपनी ग्रो करेगी, डेफिनेटली करेगी, तो उस कॉन्फिडेंस को दिखाकर एक्चुअली ये जो डिजिटल डायनेमिक्स है ये भी तो इतना बड़ा रिस्क ले रही है, तो ये चाहती है कि सामने से जो सेलर है वो इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाए, तब इनको भी खरीदने में कॉन्फिडेंस आता है. अगर इस तरह से हम पीछे हट जाएंगे तो इनको भी फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि यार ये कंपनी पता नहीं आगे चलकर कैसा करेगी. तो इसीलिए अगर राजेश प्रिया एग्री होंगे तो ये डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है. इनको एक तो डील ज़्यादा मिल रही है और
वो कंपनी में इन्वेस्टेड भी रहेंगे, वो भी ये इन्वॉल्व रहेंगे कंपनी में कि हाँ कंपनी अच्छा कर रही है, राइट। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस, एक्विजिशन व्हीकल इज डिजिटल डायनेमिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एस्टेब्लिश फॉर रेगुलेटरी एडरेंस इन इंडिया। यानी कि आप इंडिया में इसको एक्विजिशन होगा कैसे, वो सिंगापुर से बैठ के खरीदेगा? द आंसर इज नो। आप इंडिया में एक नई कंपनी बना दे रहे हो, डिजिटल डायनेमिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इंडिया की कंपनी, ना कि सिंगापुर की कंपनी। ये एक 100% सब्सिडरी होगी सिंगापुर वाली कंपनी की, जो कि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, और ये सारे इंडिया के रेगुलेटरी जो भी कंप्लायंसेस है उसके साथ वो मतलब कंप्लायंट है। एंड फिर ये एक शेयर परचेज ट्रांजैक्शन कर रही है इंडिया वाली कंपनी, मतलब ये अभी इंडिया कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक शेयर परचेज डील हो जाएगी इनके बीच में, फाइन। तो इस तरह से हमारी तो डील बन गई। अब ये डील को हम थोड़ा सा टैक्स ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, अब राजेश और प्रिया अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, राइट, या एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो पहले फाउंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको तो बस LTCG पे करना है, राइट, 20% प्लस टैक्सेस देंगे, राइट, इनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा, अनलिस्टेड शेयर्स है, तो इनका काम हो गया, बस इनको इतना LTCG देना है और इतना ही टैक्स लगना है। ईसॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके टैक्स कैलकुलेशन में ये आ जाएगा, राइट, परक्यूजिट के अंदर आएगा ये ईसॉप्स, राइट, तो परक्यूजिट्स में इनको टैक्स देना पड़ेगा जब इनकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होगी, तब वो चीज़ वहाँ पर आएगा। फिर एंजल इन्वेस्टर्स के केस में ये इनको भी कैपिटल टैक्स गेन ही देना है, राइट, कैपिटल गेन्स टैक्स देना है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट विच अल्टीमेटली रिड्यूसेस द इनकम टैक्सेबल इनकम इफेक्टिवली, तो इनको भी LTCG देना पड़ेगा। फिर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमने स्ट्रक्चरिंग कैसे की है कि सिंगापुर का पार्टी सिंगापुर में ही बैठा है, उसने इंडिया में एक कंपनी बनाकर इंडिया में इसको सेल कर दिया। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि वो इंडिया सिंगापुर ट्रीटी का पहले तो बेनिफिट लेंगे, इसमें खोल खोल के पढ़ेंगे भाई इसमें क्या करने से बेनिफिट लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से ही हम चलेंगे, राइट। तो अगर सिंगापुर ट्रीटी में ये लिखा है कि भाई आप होल्डिंग बना करके काम करो तो बेटर है, अगर डायरेक्ट बाहर खरीद लोगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आएगी, वो आपको ट्रीटी पढ़ के ही समझ में आएगा, वो आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको बस उसके हिसाब से काम करना है, जो भी उसमें बेनिफिशियल है उसको आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। नो विदहोल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड, यानी कि जब हमारी जो इंडिया वाली कंपनी जो हमने इनकॉर्पोरेट की है नई, ये जब सिंगापुरियन कंपनी को डिविडेंड देगी तो इसको कोई विदहोल्डिंग टैक्स यानी कि TDS नहीं देना पड़ेगा, एज पर कंडीशंस, एज पर ट्रीटी, ये इसमें बेनिफिट है, इसीलिए हमने ये वाला ट्रांजैक्शन की स्ट्रक्चर किया है, ओके। अगर बेनिफिट नहीं होगा तो शायद कुछ और माथा मारेंगे, राइट। बट नाउ यू गॉट द पॉइंट कि भाई जो डील हम कर रहे हैं ये हर तरह से हर तरह की पार्टी के लिए बेनिफिशियल है, राइट। आ जाते हैं नेगोशिएशन में कि सर प्राइस तो आई थी डिजिटल डायनेमिक्स से 150 मिलियन का ऑफर था, 135 का कैश पेमेंट था, पर अब ये भी देख लेते हैं कि उसको हम काउंटर कैसे करें या नेगोशिएट किस तरह से करें। तो वैल्यूएशन एंड पेमेंट टर्म्स, इनिशियल ऑफर वाज जस्ट 140 मिलियन, मतलब डिजिटल डायनेमिक्स ने अपने को सबसे पहले 150 का ऑफर नहीं दिया था, पहले उसने सिर्फ 140 का ऑफर दिया था, एंड फिर उसको हमने काउंटर किया कि हम 140 में नहीं मानेंगे, हमको 160 मिलियन चाहिए भैया, राइट। पर ऑफ कोर्स फिर फाइनल एग्रीमेंट कहां सेटल होता है, 150 मिलियन पे होता है विद 10% अर्न आउट, कि ठीक है एक 40 आप देना चाह रहे थे ना, उसमें आप एक 35 ही दो अभी, पर बाकी का हमको 2 साल के अंदर में देना ओवर सो एंड सो कंडीशंस, राइट। तो इस तरह से आप नेगोशिएशन करोगे, राइट, क्वाइट रियलिस्टिक, एंड इनफैक्ट इट इज रियलिस्टिक, राइट, ऐसे ही होता है। फिर अगर मैं बात करूं एक मैनेजमेंट रिटेंशन प्लान की, तो इसमें जो इनिशियल फाउंडर्स ने हमको बोला था कि मेरे को ये चीज़ें होनी ही चाहिए, वो सब चीज़ें हैं कि नहीं, वो तो इंश्योर करोगे ना। जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो तब ये सारी चीज़ें आपको मनवानी पड़ेगी बायर से कि हमको ये चीज़ चाहिए। अच्छा, वैसे आप बोल सकते हो कि सर इसमें अगर वो नहीं माने तो, मैंने 160 बोल दिया, वो क्यों मानेगा भाई। तो इसमें आपको देखो इतना कॉन्फिडेंस तो होना पड़ेगा कि मेरे पास इसके आसपास का ऑफर ऑलरेडी है। अब टेक महिंद्रा ने मेरे को 140 या 145 का ऑफर सेकेंड बिड जो थी वहाँ पे मिली हुई है, तब तो मैं सामने वाले को प्रेशराइज करूंगा ना, तो वो नेगोशिएशन का खेल है, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट रिटेंशन प्लान्स, आपका जो CEO थे
राजेश जी, उनके साथ एक 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भाई ये इंडिया की कंपनी के लिए 3 साल एज अ CEO काम करेंगे, इनको आप मत निकालो, राइट? तो वो काम करना चाहते हैं तो उनको करने देंगे भाई। तो इसमें वो चीज़ रहेगी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी बिल्कुल रिटेन रहेंगे, उनके लिए अलग से 15 करोड़ का भाई रिटेंशन पैकेज बनाया गया है, तो उनको पैसा दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें प्रिया जी के बारे में कुछ नहीं लिखा है मैंने, तो प्रिया जी का वैसे तो बोलना क्या था कि वो या तो वैसे तो वो कंप्लीट सेल में इंटरेस्टेड थी, राइट? पर अगर उनको कोई अर्न आउट मैकेनिज्म मिलता है तो वो लेने के लिए रेडी भी थी, मतलब उनका कोई रिजिडिटी नहीं था। तो यहाँ पर हम उनके लिए किस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रिया जी चाहती है निकल जाएं तो उनको जाने देना चाहिए, बिकॉज बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखिए कंटिजेंसी इन्वॉल्व है। बायर का 2 साल तक यहाँ पर स्टेक इन्वॉल्व रहेगा, राइट? तो एटलीस्ट प्रिया जी से आप इतना तो एक्सपेक्टेशन या अरेंजमेंट एक डील कर सकते हो कि आप कम से कम 1 ईयर के लिए तो जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें आप कंपनी में रहो, ताकि कंपनी इजीली स्विच ओवर कर सके, राइट? टेक ओवर कर सके। और इसके बाद आपको रहना नहीं रहना, उसके लिए आप एक एडवाइजरी रोल में चले जाना आप, ताकि इनको एक ऑप्शन रहे कि भाई हम को अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है कंपनी में कैसे काम होता है तो हम उसको करवा सके प्रिया जी से, और नहीं करना है तो नहीं करेंगे, राइट? तो एडवाइजरी पोजीशन में आ सकती है, राइट? तो इस तरह का एक डील यहाँ पर नेगोशिएट किया जा सकता है, राइट? बाकी एम्प्लॉयज़ को तो रिटेंशन का पैकेज दे ही रहे हैं। तीसरी रिप्रेजेंटेशन वारंटी, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपको ध्यान मतलब हर केस में रहेगी, ओके? तो यहाँ पे एक चीज़ है इंडेमनिटी कैप एट 7.5 मिलियन विद एन 18 मंथ सर्वाइवल पीरियड फॉर मोस्ट क्लेम्स। तो इसमें क्या होता है, आप एक इंडेमनिटी ले रहे हो, जो फाउंडर्स है भाई क्या पता इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ छुपाई हो जो बायर नहीं ढूंढ पाया हो, तो इसके लिए एक क्लॉज डाल देते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी एंड इंडेमनिटी का, कि अगर आने वाले 18 मंथ्स में, ओके, 18 मंथ्स इज अ डिसेंट थिंग फॉर अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट या थिंग, ओके? मान लीजिए एम्प्लॉय के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था या किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब चीज़ यूजुअली 18 मंथ्स में सामने आ जाती है, राइट? तो अगर इस पीरियड में सामने आ गई तो भाई 7.5 मिलियन तक का इंडेमनिटी आपको करना पड़ेगा, यानी कि जो राजेश हैं, प्रिया है, जो जिनको पैसा मिल रहा है, जिसको भी मिल रहा है, ये 7.5 मिलियन तक का आप मुझे इंडेमनीफाई करोगे, बिकॉज अगर मुझे लॉस होता है तो जितने तक का भी लॉस होगा उतना मुझे आप इंडेमनीफाई करोगे, ठीक है? ये यूजुअली नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 18 मंथ है, पर जो भी टैक्स वगैरह के इश्यूज होते हैं ना, उसमें ये लंबा, आपको पता है टैक्स के केसेस तो 2 साल 3 साल तक चल सकते हैं, राइट? तो अराउंड मान लीजिए 3 साल का क्लॉज यहाँ पे हो सकता है कि अगर टैक्स के केस में कोई इशू आता है तो मैं 7.5 मिलियन तक आपको इंडेमनीफाई कर दूंगा, ये आप अभी से लिखवा लोगे, ठीक है? अब इसमें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने कंपनी की गाड़ी लेकर के ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया था, तो उधर एक 2,000 रुपये का चालान आ गया, तो उसके लिए आप अब राजेश जी, प्रिया जी को परेशान कर रहे हो, अरे आके वो 2,000 रुपये भर के जाओ। तो इसमें एक बास्केट भी होती है, राइट? कि भाई मिनिमम तेरा कोई ऐसा नुकसान हो गया है जो कॉर्पोरेट लेवल पे आपके लिए मटेरियल हो, कि भाई $100 का नुकसान हो गया, तब तो आप भाई हमको उस चीज़ में इन्वॉल्व करो। अभी छोटे मोटे कुछ हज़ार का लिए आप मुझे ये सब में मत फंसाओ, राइट? सो ये सब यहाँ पर मेंशन होता है। फिर कुछ क्लोजिंग कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि आप 4 हफ्ते के अंदर आरबीआई का अप्रूवल ले आओगे, राइट? तभी मतलब वो डील आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो वो डील अटक जाएगी, राइट? अब यहाँ पे ये 4 हफ्ते कैसे आया, देखिए ये वाला जो आईटी सेक्टर में ये जो डील हो रही है वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर फॉल कर रही होगी, तो इनको पता है कि भाई 4 हफ्ते में मेरा काम हो जाएगा, मेरा अप्रूवल आ जाएगा, राइट? सीसीआई की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट आएगी नहीं शायद, बिकॉज जो थ्रेशोल्ड है, राइट, वो मीट नहीं हो रहा है, तो सीसीआई की अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सेबी की एसएच को रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट? तो आपका बस आरबीआई का अप्रूवल रहता है, उसके बाद आपके जो की कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको आप साइन कर सकते हो विथ नो मटेरियल एडवर्स चेंजेस रिपोर्टेड ड्यूरिंग वैल्यूएशन। तो जब आपकी क्लोजिंग हो रही है तब तक आपकी कोई मटेरियल चेंजेस, कोई ख़राब चेंज आपको नहीं दिख रहा है, राइट? कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो राइट, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ओके? तो आप आगे बढ़ने का मतलब क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ आगे बढ़ सकते हो, तो मतलब सीधा मतलब ये कि भाई डॉक्यूमेंट साइन करो और पैसे दे दो मेरे, राइट? दैट इज़ द ओनली थिंग। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करते हो, ये टर्म्स
सुन के रखिए, ये टर्म्स आपके काम आएंगे। पहला होता है शेयर परचेज एग्रीमेंट यानी कि एसपीए, जिसमें आप एकदम डिटेल में आपकी जो प्राइसिंग है, जो आपका पेमेंट मैकेनिज्म है, आपने जो अर्न आउट की बातें की है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिखोगे बढ़िया से। और जो रिप्रेजेंटेशन, वारंटी, इंडेमनिटी की अभी जो हम बात कर रहे थे भाई 7.5 मिलियन तक देना पड़ सकता है अगर कुछ गलत निकल के आता है, कुछ छिपा हुआ निकल के आता है, तो वो सारी चीज़ें एकदम क्लियरली वहाँ पर मेंशन कर दी जाएंगी। ओके, ये एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होगा, 80 से 100 पेज तक का ये डॉक्यूमेंट हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है इतना ही हो, मैं बस एक आपको इंडिकेशन दे रहा हूं कि भैया लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होगा, डिटेल डॉक्यूमेंट होगा, बहुत बारीकी से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिस्क्लोजर लेटर एक आता है, ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होगा, मान लो 20-25 पेज का, जिसमें आप कुछ ये डिस्क्लोजर्स वगैरह दोगे कि लिटिगेशन और वारंटी वगैरह का क्या सीन है आपका। फिर आपके जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स है, राइट, ये सब की साइनिंग होगी। भाई सीईओ मैं रहूँगा, मैं किसको रिपोर्ट करूँगा, कितने टाइम के लिए रहूँगा, राइट, तो ये सारी चीज़ें आपके पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। फिर नॉन कम्पीट एग्रीमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, राइट, तो एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी हो सकता है कि भाई हम किसी और के साथ इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। और एम्प्लॉयज़ के लिए नॉन सॉलिसिटेशन एग्रीमेंट्स भी हो सकता है, ये लाइन काट देना। तो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट हो सकता है, नॉन सॉलिसिटेशन एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, राइट, सो दैट थिंग कैन बी देयर। फिर एस्क्रो एग्रीमेंट क्या है, राइट, आपका जो अर्न आउट मैकेनिज्म है, वो जो 7.5 मिलियन है वो बोलने के बाद नहीं दिया तो, राइट, तो हम क्या करते हैं, ये सब एस्क्रो में डलवाते हैं। एस्क्रो में क्या होता है, ये वन वे होता है, मतलब पैसा आ सकता है पर वो आप वापस से निकाल नहीं सकते हो, उसको निकालने का फिर एक प्रोसेस है। वो जो डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है, वो बस उसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, राइट। तो मतलब अगर वो टारगेट मीट हुआ तो ये पैसा अपने आप निकल के मेरे पास आ जाएगा, मुझे कोई डिजिटल डायनेमिक से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे 7.5 मिलियन दो, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट, फाइन। फिर क्लोजिंग डे प्रोसेसेस, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, आप वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही होता है, राइट। फिर आपके जो फंड ट्रांसफर है, आज तो 135 ही होना है तो 135 ही होगा, राइट, तो वो एस्क्रो अकाउंट में आ जाता है। और फिर जो शेयर ट्रांसफर्स हैं, जो शेयर की शेयर होल्डिंग की अपडेशन करनी होती है, वो चीज़ हो जाएगी, राइट। एंड फिर उसके अलावा ऑफकोर्स आपके जो रेगुलेटरी फाइलिंग्स होंगी, राइट, कंपनी की तरफ से जो फाइलिंग्स आती है, जो अनाउंसमेंट्स आती है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। फिर पोस्ट क्लोजिंग एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, पोस्ट क्लोजिंग में आपका जैसे कि सभी एम्प्लॉयज़ को भाई कम्युनिकेशन करना कि भाई हमने ये कंपनी अभी हमको ख़रीद रही है, राइट, तो इस तरह से चीज़ें होंगी। आप रिटेंशन के लिए मीटिंग्स करोगे, आप अपने क्लाइंट्स लोगों को भी बताओगे, राइट, तो एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला चीज़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप पोस्ट क्लोजिंग एक्टिविटीज़ में करते हो, ठीक है। पोस्ट डील इंटीग्रेशन प्लानिंग, तो ये चलिए ठीक है, एक बार मैं क्विकली रीड आउट कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी, ग्रोथ इंटीग्रेशन मॉडल, राइट, तो टेक सॉल्यूशन ऑपरेट्स एज अ सेपरेट ब्रांड विद राजेश शर्मा रिपोर्टिंग टू द एपेक्स सीईओ एंश्योरिंग ऑटोनॉमी एंड अलाइनमेंट। तो राजेश शर्मा बेसिकली जो चाह रहे थे वही हो गया कि वो कंपनी में काम भी कर पा रहे हैं और उनको जो पैसा स्टेक बेच के पैसा लेना था वो भी उनको मिल गया है, राइट। सो नाउ ही विल बी वर्किंग एज अ सीईओ, पर वो फिर डिजिटल डायनेमिक्स के जो एशिया पैसिफिक रीजन के सीईओ वो उसको रिपोर्ट करेंगे, इंडिया के सीईओ तो राजेश शर्मा जी हैं, राइट। सो ये एक इनके बीच में एक अरेंजमेंट हो गया। फिर शेयर्ड सर्विसेज इंटीग्रेशन, अब मतलब इनके जो आपस में ये जो सर्विसेज शेयर करेंगे, जैसे कि एचआर की सर्विस हो गई, फाइनेंस की सर्विस हो गई, ये लोग आपस में एक कंपनी दूसरी कंपनी के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेगी, ठीक है। रेवेन्यू सिनर्जीज टारगेट, तो अब ऑब्वियस सी बात है, इस कंपनी ने इतने पैसे खर्चे किए हैं तो अब टारगेट तो आएंगे, नए टारगेट आएंगे, तो अब टारगेट किसके ऊपर आएगा, कोइंसिडेंस या फिर सरप्राइजिंग बात यह है कि राजेश शर्मा जी को ही अब इस चीज़ का लोड लेना है, क्योंकि कंपनी के सीईओ कौन है, राजेश जी। तो इनके पास आएगा कि भाई हमने 135 मिलियन लगाए, हमको यहाँ से 10 मिलियन की एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमानी है, एडिशनल रेवेन्यू कमानी है, राइट। तो ये लोड राजेश जी के ऊपर आएगा, वो देखें कि ये पैसा कहाँ से निकलेगा, राइट। और फिर कॉस्ट सेविंग्स भी चाहिए इनको, राइट, कुछ खर्चे बचने भी चाहिए, राइट। तो खर्चे कैसे बचेंगे, जो ये शेयर्ड आपस में जो सर्विसेज बांट लेंगे, एचआर की सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, ये सब एक दूसरे के लिए कर लेंगे। रेवेन्यू बढ़ाने का भी वैसे तो प्लान ये सब देखिए हमने पहले बात कर ली थी कि वो क्रॉस सेलिंग कर लेंगे, जो रीजन में बाकी क्लाइंट्स हैं उनको और अप सेलिंग करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें करके वो अपना रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे। तो ये रेवेन्यू और कॉस्ट सिनर्जीज, ये सब प्लानिंग डेफिनेटली इन्होंने खरीदने से पहले ही कर ली होती है कि कहाँ पर हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जब ये बाय साइड वाला जो फाइनेंशियल मॉडल बना रहा होगा ना, वो ये सब चीज़ों को अपने M&A मॉडल में कंसिडर करके चलता है,
ठीक है। और लास्टली कल्चरल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स, तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हम एक ऐसा फिट चाह रहे हैं, एक ऐसा बायर चाह रहे हैं जो कि हमारी कंपनी में फिट हो, राइट। यानी कि हमारी जो लीडरशिप एक्सचेंजेस हैं वो अच्छे से हो, ऐसा नहीं कि हॉस्टाइल हो रहा है, कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, राइट। तो वो एक कल्चरली फिट होना चाहिए, राइट। हम कुछ आपस में इनोवेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह करें, हमारे परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है वो यूनिफाइड हो, कि सिंगापुर का अलग चल रहा है, हमारा अलग चल रहा है, हमको ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, वो सब यूनिफाइड हो, राइट। इस तरह की चीज़ें ये आपस में डेवलप करेंगे। दिस इज़ टोटली डील हो जाने के बाद की बातें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, राइट। अपना काम था डील करवाना, क्लोज हो गई, ठीक है। पर ये चीज़ भी होती है, तो मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं ट्रांजैक्शन आउटकम की। तो हमने जो इतनी लंबी चौड़ी रामायण सुनी, इसका सार देख लेते हैं। इससे क्या अचीव किया हमने जो डील की, जो नेगोशिएशंस किए, इससे सबसे पहले तो हमने कितने की वैल्यू अचीव की, ट्रांजैक्शन की वैल्यू $150 मिलियन की। एंड ये 150 मिलियन डेट फ्री कैश फ्री बेसिस पे, ओके। तो अभी मैंने वहां टर्म पढ़ा था, डेट फ्री कैश फ्री बेसिस, यानी कि ना इस 150 मिलियन में जो बायर है वो डेट लेगा कंपनी का, ना ही उसका कैश को टच करेगा। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। 150 मिलियन का मतलब, मान लेते उस कंपनी में 15 करोड़ का, 15 मिलियन यूएसडी का डेट है, और उसके पास कैश है 5 मिलियन यूएसडी का, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को ये $15 मिलियन मैं अपने पॉकेट से नहीं चुकाऊंगा, ये मैंने आपको इंक्लूड करके दे दिया है। मतलब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरी एंटरप्राइज वैल्यू है, ओवरऑल कंपनी की वैल्यू है, सिर्फ राजेश जी के पॉकेट में जाने वाली वैल्यू नहीं है। तो आपकी कंपनी की जो भी वैल्यू लगती, ओके, उसमें मैंने ये 15 मिलियन आपको जोड़ के दे दिए हैं। अब मैं डेट फ्री हूं, ये डेट का जिम्मेदारी मेरे पे नहीं आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कैश फ्री बेसिस, पहले तो हो गया डेट फ्री बेसिस, डेट फ्री बेसिस, राइट, कि डेट की जिम्मेदारी मेरी नहीं। और दूसरा हो गया कैश फ्री बेसिस, यानी कि कंपनी में जो कैश पड़ा है वो आप यूज कर लो इसको पे करने के लिए, वो भी मैं नहीं ले रहा, ओके। तो इसके बाद निकल के आया ये 150 मिलियन का प्राइस, ओके। तो ये अब राजेश जी, प्रिया जी जाने, ये डिजिटल डायनेमिक्स को नहीं देखना, ठीक है। तो ये हो गई ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये हमने नेगोशिएट की है विथ डिजिटल डायनेमिक्स, राइट। फिर मल्टीपल अचीव्ड, तो हमने 6.7x का मल्टीपल अचीव कर लिया। तो ये देखिए, हम वहाँ पर जब प्रेसिडेंट डेटा ट्रांजैक्शंस देख रहे थे कि पास्ट में कैसे डील्स हुई हैं, तो वहाँ पे 6.5 तक की मैक्सिमम डील गई थी कॉग्निजेंट की। ये कंपनी ने 6.7 को अचीव किया है। कैसे किया है? इन्होंने अर्न आउट मैकेनिज्म लगा करके ये मल्टीपल अचीव किया। तो मतलब इस तरह की कुछ मैकेनिज्म्स और अरेंजमेंट्स करके हम अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं। अब हमारी बुक्स में तो ये आएगा ना कि भाई हमने 150 मिलियन दिलवाए थे, हमने ये वाला मल्टीपल दिलवाया था, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की तो वाहवाही हो रही है और एक्चुअली कंपनी को भी बेनिफिट हो रही है। कंपनी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हम, राइट। कंपनी को भी बेनिफिट ही हो रहा है अगर ये कंपनी आगे बढ़ती है, राइट। तो इससे क्या होगा, एक तो जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको भी पैसा मिल रहा है, राइट। जब कंपनी ग्रो करेगी तो उनको भी पैसा मिलेगा अर्न आउट मैकेनिज्म में, और साथ के साथ जो बायर है, जो डिजिटल डायनेमिक्स है, भाई वो भी हमको गालियां नहीं दे रहा होगा, वो भी खुश होगा इस पर्टिकुलर डील से, इसको खरीद के, राइट। तो मतलब एवरीबॉडी इज हैप्पी विथ दिस काइंड ऑफ अ डील। एंड एक सक्सेसफुल डील यही होती है जिसमें हर पार्टी के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो, राइट। ट्रांजैक्शन टाइमलाइन 6 महीने का सोचा था, तो ठीक है 5.5 महीने में कर दिया, 6 महीने में कर दिया। मतलब दिस इज एन इंडिकेटिव थिंग कि 6 महीने का बोला था तो अब 5.5 महीने में कर दो इसको, ओके। रेगुलेटरी अप्रूवल्स, कहीं हमारा कोई काम अटका नहीं, बिकॉज सिर्फ आरबीआई का था और वो भी ऑटोमेटिक रूट के अंदर था, तो 4 हफ्ते में अप्रूवल आ गया, ऐसा मानकर चल रहे हैं, राइट। एम्प्लॉय रिटेंशन 95% एम्प्लॉयज हमारे रिटेन हो गए, जो भी हमारे टॉप एम्प्लॉयज थे, मान लो जो 15-20 एम्प्लॉय जिनके बिना कंपनी में एक कमी हो जाती किसी टैलेंट की, तो वैसा कोई सिचुएशन नहीं आने दिया हमने, ऐसा सॉलिड पैकेज हमने बना करके उनको दे दिया। एंड लास्टली मार्केट कंपैरिजन, डीसीएफ के कंपैरिजन में देखें तो डीसीएफ में हमारी वैल्यूएशन शायद 1100-1200 करोड़ के अंदर अंदर ही आ रही थी, राइट। तो इसके हिसाब से हमने
1245 अचीव किया, तो उसमें शायद 11 समथिंग था, यहाँ 1245 करोड़ आ रहा है, तो मतलब हमने डीसीएफ में जो वैल्यूएशन निकाली है बुक्स में, उससे कुछ ज़्यादा प्रीमियम पर ही हम इस डील को क्लोज कर पाए हैं, राइट। अलाइंड विथ मार्केट मल्टीपल से अलाइंड है, राइट। 6.5 वहाँ हमने देखा था, 6.7 यहाँ पे आ रहा है, तो वो भी अलाइंड है विथ 10 to 15% क्रॉस बॉर्डर प्रीमियम। बाहर से आ रहा है पैसा, तो वहाँ पर हमने ये वाला प्रीमियम इनसे चार्ज कर लिया है एज अ पार्ट ऑफ दिस प्राइसिंग, राइट। तो आई बिलीव आप समझ पा रहे हैं हमने ये डील को क्लोज करके कितना बढ़िया काम किया है, राइट। ये सारे मेडल्स आपको मिलने चाहिए। डील स्ट्रक्चरिंग एंड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, वैसे ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जस्ट एक जगह पर मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए हैं, एंड ये आप भी करोगे, राइट, ताकि आप देख सको कि ओवरऑल क्या बेनिफिट्स हुए। ये सारे एक जगह पर हमने उसको लिख दिया, राइट। पेमेंट स्ट्रक्चर में हमने ये 90% 10% का मैकेनिज्म किया, तो इससे क्या हुआ, हमको 10% एक्स्ट्रा मिल गया, राइट। 10% नहीं, अदरवाइज वो हमको शायद 140 दे रहा था, तो अभी हमको 150 मिल गया, तो 10 मिलियन का हमको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस अर्न आउट मैकेनिज्म। तो ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा रेगुलेटरी कंप्लायंस, हम कहीं पर भी फंसे नहीं है, राइट। फिर तीसरा फायदा टैक्स एफिशिएंसी, तो हमने सारे टैक्स कंसिडरेशंस जो इंडिया सिंगापुर टैक्स ट्रीटी है, ये सबको देखकर अपनी अरेंजमेंट की, जो लीगल स्ट्रक्चर बनाया वो वैसे बनाया। नेगोशिएशन डायनामिक्स हमने इस तरह से किया दैट अब ये परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया, कि यानी कि अब जो कंपनी बेच रहा है वो भी बेच के भाग जाने में फायदेमंद नहीं है, राइट। उसको भी तभी ज्यादा फायदा मिलेगा अगर कंपनी बेचने के बाद भी अच्छी तरीके से चलती है आने वाले टाइम में, तो उसको तभी फायदा मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, हर पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो हमने अलाइन कर दिया। इंडेमनिटी स्ट्रक्चर, अगर कुछ हिडन चीज निकल कर आती है तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया कि बायर तेरा नुकसान नहीं होने देंगे। एंड लास्टली मैनेजमेंट रिटेंशन, यानी कि हमारे तो सीईओ भी वही का वही रह गया, 90% एम्प्लॉयज भी सेम टू सेम वही रहेगा, यानी कि कंपनी ने जो परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में दिखाई है उससे उसको रेप्लिकेट करने की या उससे अच्छा करने का दम अब वो रखती है, बिकॉज टीम में कोई बड़े चेंजेस नहीं हुए, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल बेनिफिट जो हमने इस डील के थ्रू अचीव किया है। अगर आप इस तरह की और डील्स को समझना चाहते हैं और गहराई में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं, हियर आई हैव 4 रेफरेंसेस फॉर यू। इन डील्स को आप गूगल करना और स्टडी करना इनके बारे में। पहला है वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट एक्विजिशन, दूसरा फेसबुक और जियो पार्टनरशिप, राइट। इसने जो इतने पैसे उठाए थे, किस टर्म्स में कैसे उठाए हैं, भारतीय एयरटेल और जेन का साउथ अफ्रीका की ये डील हुई थी, ये आप देखना। और टाटा जेगुआर की जो डील है इसको आप देखना, राइट। तो ये कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे डील्स हैं जिसको अगर आप और गहराई में जाकर के पढ़ते हो तो आज जो आपको लर्निंग्स मिली हैं आप इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे इन सिचुएशंस में जाकर, राइट। तो बस यही आपको यहाँ से अचीव करना है। That's all for this very long case study, right? So do let me know in the comment section कि आपको आज के डील में मज़ा आया, क्या सीखने को मिला, उसको अपने स्टेटमेंट में लिखिए कि इस पूरे वीडियो से मेरा ये टेक अवे है, मैंने ये चीज़ सीखी है। जब आप लिखते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है, राइट। सो डू मेंशन इट समवेयर। आप चाहे कमेंट्स में लिख रहे हो या फिर लिंक्डइन पर एक पोस्ट बनाइए कि आज मैंने ये चीज़ सीखी है इस वीडियो से, राइट। सो तब क्या होगा, मुझे समझ में आएगा। आप ऑफ कोर्स मुझे टैग करना या फिर इस वीडियो को कहीं पर अगर वैसे डाल सकते हो तो वैसे करना। तो इससे क्या होगा, एक तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिला या क्या टेक अवे आप यहाँ से लेकर गए हो, राइट। सो प्लीज डू दिस। एंड अगर आप ये पीपीटी चाह रहे हो तो आपके लिए ये सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है PW ऐप पर या pwskills.com पर जाइए। आपको एक नया कोर्स क्रिएटेड मिलेगा दैट इज फ्री फॉर यू टू रजिस्टर ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। उस नए कोर्स में एनरोल कीजिए एंड ये सारे PPTs वगैरह एंड जो आने वाले टाइम में मैं आपके लिए क्वेश्चनर वगैरह लेकर आऊँगा, ये सारी चीज़ आपको उस ऐप पर या वेबसाइट पर मिलेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।